नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805609697523860445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बीपीएससी की तैयारी हम कर रहे हैं। ये हमारी फ्री प्लेलिस्ट चल रही है आपके रिवीजन के लिए। इस प्लेलिस्ट को ज़रूर से देखिए। ये सीरीज़ बाइलिंगुअल में है। आज हम ज्योग्राफी से जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है, करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है, सही विकल्प चुनना है कि जो दक्षिणी बिंदु है, सबसे दक्षिणी बिंदु यानी कि सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडियन भारतीय संघ का, वो इंदिरा पॉइंट है और वो 2006 के सुनामी के कारण डूब गया था समुद्र में। दूसरा आपसे पूछ रहा है, जो कर्क रेखा है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो कंट्री को दो भागों में डिवाइड कर देती है और ये कहाँ पे 30 डिग्री 23 मिनट्स ईस्ट में है। ये आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 2006 नहीं 2004 की सुनामी में डूबा था और ये जो है वो 23 डिग्री ईस्ट 30 मिनट्स 23 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट में लोकेटेड है। ये उल्टा लिखा हुआ था। अगला देख लेते हैं आपसे, नॉट करेक्ट यानी कि जो सही नहीं है वो आपको चुनना है। पूछ रहा है कि भारत का जो क्षेत्रफल है यानी कि एरिया है वो पूरे विश्व के 2.6% है। भारत का जो सबसे उत्तरी अक्षांक है यानी कि लैटिट्यूड है, नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड, वो 37 डिग्री 6 मिनट्स है और सदर्न मोस्ट जो सबसे दक्षिणी है वो 8 डिग्री 4 मिनट्स है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि जो टोटल कोस्ट लाइन है यानी कि तटीय रेखा है, समुद्री तटीय रेखा, अंडमान और लक्षद्वीप वगैरह को सबको मिला के वो 7416.2 किलोमीटर है। आपको इसमें से बताना है कौन सा गलत है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसमें से फर्स्ट एंड थर्ड गलत है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। क्योंकि अगर हम देखें तो 2.4 जो परसेंट है पूरे वर्ल्ड का, अगर इसको हम एग्जैक्ट फिगर में देखें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर भारत का जो है टोटल क्षेत्रफल है। बाकी ये जो तटीय रेखा की जो लंबाई है वो 7516.6 किलोमीटर। ये एग्जैक्टली नंबर याद कर लीजिए, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, सारे एग्जाम से पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट आपको चुनना है। ठीक है, जो सही नहीं है वो आपको चुनना है। आपसे पूछ रहा है कि जो मालदीव्स का जो आइलैंड है, द्वीप है, वो लक्षद्वीप के दक्षिण में है, लक्षद्वीप के दक्षिण में है। दूसरा जो भारतीय भूखंड है, इंडियन लैंड मास, वो सेंट्रल एशिया सेंटर में है एशियन कॉन्टिनेंट के, और वो ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में है। और भारत जो है नॉर्थवर्ड यानी कि उत्तरी विस्तार है एशियन कॉन्टिनेंट का। और दूसरा इसमें तीसरा आपसे बोल रहा है कि जो भारत की जो सीमा है वो उत्तर में यानी कि नॉर्थ में चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान से लगती है। इनकरेक्ट आपको बताना था, तो बताइए। तो इसमें से जो सेकंड एंड थर्ड है यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा फर्स्ट एंड थर्ड इसका आंसर हो जाएगा बी। सेकेंड एंड थर्ड इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ये तो ठीक है, मालदीव्स जो है वो लक्षद्वीप के साउथ में ही है, लेकिन ये जो इंडियन लैंड मास है वो नॉर्थवर्ड एक्सटेंशन नहीं है, ये साउथवर्ड एक्सटेंशन है एशियन कॉन्टिनेंट का। एशिया अगर आप इस तरीके से देखें तो भारत कुछ ऐसा आता है, तो एशिया ये है, भारत ही उसका सदर्न एक्सटेंशन है। और उसके बाद अगर हम देखें तो पाकिस्तान से भारत बाउंड्री नॉर्थ वेस्ट में शेयर करता है, नेपाल, भूटान, चाइना से नॉर्थ में करता है, और उसके बाद अगर हम बांग्लादेश और म्यांमार से देखें तो ईस्ट में यानी कि पूर्व में करता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे करेक्ट ऑप्शन चुनने के लिए बोल रहा है कि जो चौड़ाई है हिमालय पर्वत श्रृंखला की, हिमालयन माउंटेन की जो विड्थ है वो कश्मीर में 400 से लेकर अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक चौड़ी है। और उसके बाद ये मकालू, धौलागिरी, नामचा बरवा और गरुला मंधाता जो माउंटेन पीक्स यानी कि पर्वत चोटियां हैं, ये सारी नेपाल में लोकेटेड है। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसमें से ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो नामचा बरवा है ये आपको नेपाल में नहीं मिलेगा, ये आपको इंडिया में मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारी फ्री प्लेलिस्ट को आप जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद जो भी नोटिफिकेशन आपको वहीं मिलेगी। सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना और अटेम्प्ट करने के बाद अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट यानी कि जो कौन सा सही नहीं है वो बताना है कि जो कश्मीर और कांगड़ा की जो और कुल्लू की जो वैली है यानी कि घाटियाँ हैं वो हिमाचल प्रदेश में, जो कांगड़ा की और कश्मीर की जो वैली है वो हिमाद्री में लोकेटेड है, हिमाद्री पर्वत श्रृंखला में। उसके बाद जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ हैं जो कि हिमाद्री और लेसर हिमालयस के बीच में लाई करती है उनको हम दून बोलते हैं। ठीक है, लंबवत जो घाटियां हैं उनको दून के नाम से जाना जाता है। और मजूली आइलैंड जो है गंगा का एक रिवरीन आइलैंड है यानी कि नदी के बीच में बना हुआ आइलैंड है। नॉट करेक्ट आपको बताना है।
तो अगर हम देखें तो इसमें से नॉट करेक्ट जो है, ऑल ऑफ दी अबव नॉट करेक्ट है, सारे ही गलत हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कश्मीर और कांगड़ा की वैली है, हिमाद्री में नहीं है, लेसर हिमालयाज में है। तो आपको पता होगा कि जो हिमालयाज है वो तीन तरीके से, एक तो ट्रांस हिमालयाज है, उसके बाद ग्रेटर हिमालयाज है, फिर लेसर हिमालयाज है, और उसके बाद फिर शिवालिक्स हैं। इस तरीके से श्रृंखला बटी हुई है। और नेक्स्ट आपसे ये बेसिकली लेसर हिमालय और जो शिवालिक के बीच में जो फॉर्मेशन होती हैं उनको हम दून बोलते हैं। और मजूली आइलैंड अगर आपको पता होगा सबसे बड़ा वर्ल्ड का रिवरीन आइलैंड है, और वो ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि जो कश्मीर और हिमाचल के, कश्मीर हिमालयाज और हिमाचल के हिमालयाज के नाम से जिनको हम जानते हैं, वो कौन से हिमालयाज को जानते हैं? ठीक है, वेस्ट में और ईस्ट में। और दूसरा आपसे पूछ रहा है कि जो हिमालयाज काली और तीस्ता रिवर के बीच में, उनको हम किस नाम से जानते हैं? पंजाब, असम, कुमाऊं असम, पंजाब नेपाल, या कुमाऊं नेपाल। तो ये पंजाब हिमालयाज हैं जिनको हम रीजनली कश्मीर हिमालयाज और हिमाचल हिमालयाज के नाम से जानते हैं। ठीक है, धौलाधर रेंज वगैरह इसका पार्ट है। और जो काली और तीस्ता के बीच में वो आपको नेपाल हिमालयाज मिलेंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला देख लेते हैं। नॉट करेक्ट आपसे पूछा हुआ है, गलत विकल्प आपको चुनना है। वो बोल रहा है कि धीरे लोअर कोर्स में, यानी कि नीचे के, जब नदी एकदम, एक तो ओरिजिन होती है उसके नीचे बहती है धीरे धीरे, तो नीचे के कोर्स में उसकी जो गति है, वेलोसिटी है, वो कम हो जाती है, और उसकी वजह से वो वितरिकाओं का निर्माण करती है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटरीज का निर्माण करती है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा, यानी कि ईस्टर्न बाउंड्री को मार्क करती है। और नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जब लोअर कोर्स में, यानी कि निचले भाग में, जब गाद यानी कि सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, सिल्ट इकट्ठी हो जाती है, तो उस चैनल को हम दोआब बोलते हैं। आपको ये बताना है, तो इसमें से नॉट करेक्ट आपको बताना था। तो नॉट करेक्ट इसमें से पहला और तीसरा हो जाएगा, यानी कि बी इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटरीज नहीं होती हैं। यहाँ पे जो वेलोसिटी के कम होने की वजह से रिवरीन आइलैंड्स बनते हैं। ठीक है, डेल्टाज, रिवरीन आइलैंड्स, ये सब बनते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं? बेसिकली एक नदी आ रही है और उसके बाद वो नदी विभाजित हो जाती है। जैसे अगर हम बात करें, गंगा आती है, तो गंगा एक तरफ मेघना है मान लीजिए, या फिर गंगा को ले लीजिए, कोई भी नदी आप ले लीजिए, गंगा है, उसकी कुछ डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं जो दो भागों में एक तो बट जाती है। एक तो बंगाल में हुगली रिवर बन जाती है गंगा, और उसके बाद एक बांग्लादेश में वो मेघना रिवर बन जाती है ब्रह्मपुत्र से मिलकर। तो ये डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गई, एक नदी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि दोआब नहीं होता है ये डिपोजिशन ऑफ सिल्ट, ये डिस्ट्रीब्यूटरीज होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती हैं डिपोजिशन ऑफ सिल्ट की वजह से। और उसके बाद ये जो दोआब होता है, ये बेसिकली दो नदियों के मिलने की वजह से, जिस एरिया में वो दो नदियां मिलती हैं उसको दोआब बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें पंजाब, पंजाब क्या है? 5 नदियों के मिलने वाली जो लैंड है। ठीक है, ये एक फारसी और बाहर से आई हुई भाषा का शब्द है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा हुआ है करेक्ट विकल्प, यानी कि सही उत्तर आपको चुनना है। जो पूछ रहा है कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, यानी कि जो हमारे उत्तरी मैदान है, वो 3 प्रमुख नदियों के सिस्टम से मिलकर बने हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि मतलब अच्छी पानी की सप्लाई की वजह से और क्लाइमेट की अनुकूलता की, जलवायु की अनुकूलता की वजह से जो ईस्टर्न हिल्स है वो एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव है, यानी कि कृषि के लिए सबसे उत्पादक क्षेत्र है भारत में। तो करेक्ट आपको बताना है। तो इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं होगा, डी इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम नॉर्दर्न प्लेन को देखें तो वो गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके साथ मिलकर बना है। और जो एडिक्वेट, ये जो एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव एरिया है वो नॉर्दर्न प्लेन्स है। ईस्टर्न हिल्स हमारी इतनी प्रोडक्टिव नहीं है जितने नॉर्दर्न प्लेन्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि जो गंगा के मैदान है, प्लेन्स है, वो किन 2 नदियों के बीच में एक्सटेंड करते हैं। और उसके बाद जो माउंटेन से जब निकलती है नदी, नीचे आती है, माउंटेन से निकलती है, तो उसके साथ वो बहुत सारा अपना बोल्डर्स, पत्थर और ये सब लेके आती है। तो वो एक नैरो बेल्ट 18 से 16 किलोमीटर चौड़ी, उसमें उसको डिपॉजिट कर देती है, जो कि शिवालिक जो रेंज है उसके पैरेलली वो डिपॉजिट करती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको कुछ बोलते हैं, तो बताइए इसका आंसर। तीस्ता, दिहांग रिवर, घग्गर, तीस्ता, तीस्ता दिहांग, या फिर घग्गर और तीस्ता। तो अगर हम देखें तो ये घग्गर और तीस्ता रिवर हो जाएगा। जो गंगा के प्लेन है वो घग्गर, यानी कि वेस्ट में घग्गर और ईस्ट में तीस्ता तक फैले हुए हैं। और साथ में ये जो डिपोजिशन है इसको हम बोलते हैं भाबर। देखिए, जब भी नदी आती है तो पहले वो बहुत सारी इरोजनल एक्टिविटीज़ करती हुई आती है, बहुत सारे अपनी वैलीज़ को काटते हुए आती है। और जैसे जैसे वो नीचे आती है उसकी स्पीड कम होती है, तो जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो रुक जाते हैं, तो उसको हम भाबर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद
ये तेराई का रीजन आता है, जो एक दलदली इलाका होता है। उसके बाद फिर तेराई से बाहर रिवर निकलती है, तो यहाँ पे पहले भंगार आता है, यानी कि जो ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट्स होते हैं वो होते हैं, और उसके बाद फिर खद्दर आते हैं। तो इस तरीके की कुछ संरचना इसमें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इसी तरीके की और वीडियोज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, और अगर यदि आप चाहते हैं तो हमारे पेड ग्रुप की जानकारी आप इन नंबरों पे कॉल करके ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा कि नॉट करेक्ट, यानी कि जो सही नहीं है। पहला कि जो भंगार सॉइल है, यानी कि जो भंगार क्षेत्र की मृदा है उसमें चूनेदार निक्षेप यानी कि कैल्सियस डिपॉजिट्स मिलते हैं, उनको हम खद्दर बोलते हैं। नेक्स्ट जो दक्कन का पठार है यानी कि डेक्कन प्लेटू है, वो एक मेज़नुमा आकृति में है, टेबल टॉप है, और वो ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस यानी कि आग्रेय और मेटामॉर्फिक यानी कि रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि जो ये, माफ़ कीजिएगा ये रिपीट हो गया है, इसे छोड़ देते हैं। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि जो ड्रेनिंग करती है, फ्लो ऑफ द रिवर जब ड्रेन होती है सेंट्रल हाईलैंड में, जिसका नाम तीस्ता है, सिंध, बेतवा है, गंगा है, केन है, इनकी डायरेक्शन आपको बतानी है। नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट में ड्रेन करती है। पूछ रहा है कि सेंट्रल हाईलैंड में जो नदियां ये जो हैं वो जो फ्लो करती हैं वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमी यानी कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा इसमें से गलत है, नॉट करेक्ट आपको बताना था। तो अगर हम बात करें इसमें से सारे ही नॉट करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो जो भंगार है, ये जो कैल्सियस डिपॉजिट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? कंकड़ बोलते हैं। ठीक है, और खद्दर क्या होती है? भंगार जो होती है वो ओल्ड एलुवियल होती है हमारी, और खद्दर जो होती है वो न्यू एलुवियल होती है, जब नदियां जो हैं फ्लड कर देती है अपने फ्लड प्लेन्स को। उसके बाद अगर हम ये ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक से देखें तो डक्कन प्लेटू इससे नहीं बना है, पेनिसुलर प्लेटू इससे बना है। देखिए पेनिसुलर प्लेटू की अगर हम बात करें तो इसके दो पार्ट है। एक तो आपको मिलेगा सेंट्रल हाईलैंड का एरिया, सेंट्रल हाईलैंड का एरिया, और दूसरा आपको मिलेगा डक्कन प्लेटू। ठीक है, तो डक्कन प्लेटू बेसिकली बसाल्टिक रॉक से बनता है। बसाल्टिक रॉक क्या होती है? जो बसाल्टिक लावा होता है, ज्वालामुखी जब फटा था यहाँ पे, तो एक प्रकार का लावा होता है। तो यहाँ पे बेसिकली डक्कन प्लेटू में आपको सिर्फ इग्नियस रॉक्स मिलेंगे, लेकिन पेनिसुलर इंडिया में आपको मेटामॉर्फिक भी मिलेंगे। अगला देखते हैं, तो ये जो डायरेक्शन है नदियों का, ये नॉर्थ ईस्ट यानी कि ये नॉर्थ ईस्ट तो ये हो गया अगर हम इसको ऐसे करें, और साउथ वेस्ट क्या हो गया? साउथ वेस्ट ये हो गया। तो वही इस तरीके से इस तरफ नहीं बहती हैं। अगर आपने देखा हो तो गंगा ऐसे बहती है, ठीक है, तीस्ता भी ऐसे बहती है, तो ये आपको नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ बहती हुई दिखेंगी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन करेक्ट आपसे पूछा हुआ है, देख लेते हैं। पूछ रहा है कि अगर हम मेघालय की पहाड़ियों को अगर हम क्रम में लगाएं, कहाँ से? ईस्ट से वेस्ट यानी कि पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाएं इस तरफ, तो हमें सबसे पहले गारो, खासी, फिर जैंतिया मिलेगी। उसके बाद जो दक्षिण पठार यानी कि डक्कन प्लेटू का नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन है, उसको हम नॉर्थ चचर हिल भी बोलते हैं, उत्तर कचार की पहाड़ियों के नाम से भी उनको हम जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन को। और महादेव, कैमूर और मैकल जो रेंज है वो ईस्टवर्ड यानी कि पूर्वी एक्सटेंशन है किसके? दक्कनी पठार के। बताइए इसमें से कौन सा आपको करेक्ट है? तो इसमें से सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, क्योंकि अगर हम ये गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ियों को लगाएं तो गारो जो आती है सबसे वेस्ट में आती है, तो ये वेस्ट टू ईस्ट अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले गारो, फिर खासी, फिर जैंतिया। ये आपको उल्टा दे रखा था इसलिए ये गलत है, बाकी दोनों ऑप्शंस ठीक है। तो आपको करेक्ट ही बताना था, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देख लेते हैं। आपसे पूछा है कि आपको गलत विकल्प को चुनना है कि जो पश्चिमी घाट और पश्चिमी घाट के साउथ ईस्ट में यानी कि दक्षिण पूर्व में आपको शिवरॉय और जवादी की पहाड़ियाँ मिलेंगी। नेक्स्ट अगर पूछ रहा है कि वेस्टर्न घाट की जो हाइट है यानी कि ऊंचाई है वो बढ़ती है कहाँ से? नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ती है, यानी कि जैसे जैसे नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं वैसे बढ़ती है। महेंद्रगिरी 1500 मीटर ऊंचा है, शिखर है, और ईस्टर्न घाट में लोकेटेड है। और नेक्स्ट आपसे पूछा है कि ईस्टर्न घाट जो है महानदी वैली में, महानदी की घाटी से लेकर नीलगिरी की घाटी तक एक्सटेंडेड है। आपको नॉट करेक्ट बताना है, तो नॉट करेक्ट इसमें क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, क्योंकि शिवरॉय और जवादी की जो आपको हिल मिलेंगी ये वेस्टर्न घाट में नहीं मिलेंगी, आपको ईस्टर्न घाट में मिलेंगी। बाकी सब ये ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। करेक्ट आपसे पूछा हुआ है, यानी कि सही विकल्प का चयन करना है कि जो डक्कन ट्राइब्स है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वहाँ पे जो रॉक्स है वो इग्नियस है, और वो समय के साथ उनका जो है अपरदन हुआ है, यानी कि डिन्यूडेड हो गई है वो, और इसीलिए वो डक्कन ट्रैप बनाती हैं। डिन्यूडेशन की वजह से वो डक्कन ट्रैप बनाती हैं, ये आपसे पूछ रहा है। और दूसरा आपसे पूछ रहा है कि जो नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन है यानी कि उत्तर पश्चिमी जो किनारा है अरावली का, उसको हम डक्कन ट्रैप बोलते हैं। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना था इसमें। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि जो अगर हम नॉर्थ वेस्ट मार्जिन की बात करें अरावली का, तो वो डक्कन ट्रैप उसको नहीं बोलते हैं। ये बेसिकली क्या है? ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है। देखिए दो तरीके के माउंटेन्स होते हैं, एक तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, यानी कि किसी ज़माने में अरावली हिमालय से भी ऊंचा था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो जियोमॉर्फिक एजेंट्स होते हैं, कौन होते हैं जियोमॉर्फिक एजेंट? जैसे विंड, वाटर, आइस, ये सब होते हैं, उन्होंने धीरे धीरे उसको काटा
और अब वो छोटा हो गया, तो उसको डकन ट्रैप नहीं बोलते। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है करेक्ट नॉट करेक्ट यानी कि गलत विकल्प आपको चुनना है। आपको पूछ रहा है कि जो अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे में यानी कि वेस्टर्न मार्जिन में इंडियन डेजर्ट यानी कि भारतीय रेगिस्तान है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि डेजर्ट में 100 mm पर ईयर से कम बारिश होती है। और दूसरा आपसे पूछ रहा है लूनी और माही रिवर जो है इंडियन डेजर्ट की दो सबसे बड़ी नदियां हैं। आपको नॉट करेक्ट आपको बताना है जो गलत है इसमें से। तो इसमें सेकंड और थर्ड गलत है, सी इसका आंसर हो जाएगा। ये तो ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे 100 से लेकर 500 mm तक की बारिश होती है, 100 से कम नहीं, 100 से लेकर 500 mm तक की बारिश होती है। और जो माही रिवर है ये आपको एमपी में मिलेगी। लूनी रिवर जो है वो राजस्थान की या इंडियन डेजर्ट की सबसे बड़ी नदियों में से है। नेक्स्ट आपसे देख लेते हैं, आपसे पूछा करेक्ट यानी कि सीधा आपको सही विकल्प चुनना है। आपको पूछ रहा है कि लक्षद्वीप जो है 38 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है और जो पित्ती आइलैंड है वो लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक मुख्यालय है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि लक्षद्वीप की जो पहले लक्षद्वीप एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, समूह है द्वीपों का, तो उसको पहले हम लक्काद्वीप, मिनिको और एमिन डाइव के नाम से जानते थे, एमिन द्वीप के नाम से जानते थे। बताइए। तो इसमें से जो करेक्ट है वो सेकंड है, क्योंकि जो पिट्टी आइलैंड नहीं, कवाराती आइलैंड जो है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है और 38 किलोमीटर नहीं है, 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। अगला देख लेते हैं। आपसे नॉट करेक्ट यानी कि गलत विकल्प चुनना है। पूछ रहा है कि चिलिका लेक जो है उड़ीसा में स्थित है और महानदी डेल्टा के साउथ में यानी कि दक्षिण भाग में ये स्थित है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो है वो बैरन आइलैंड पे है, जो कि अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड पे है। ये बैरन आइलैंड वहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो प्रवाल पॉलिप्स होते हैं, कोरल पॉलिप्स होते हैं, वो छिछले यानी कि शैलो, मड फ्री यानी कि जो साफ पानी होता है और गर्म पानी में फ्लरिश करते हैं और वो कैल्शियम कार्बोनेट का उनका स्राव करते हैं। उसके बाद जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में वो फ्रिंज रीफ का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, आपको बताना है। बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया का वो भित्त का एक अच्छा उदाहरण है, प्रवाल भित्त का। बताइए। तो नॉट करेक्ट किसमें से देखेंगे? डी, क्योंकि जब उसका नाम ही ग्रेट बैरियर रीफ है तो वो फ्रिंजिंग रीफ कैसे हो सकता है। ऐसे ही कभी कभार आपको क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाता, हो सकता है आपको ये ना पता हो, लेकिन लॉजिकली देखेंगे तो बैरियर रीफ का मतलब फ्रिंज रीफ अलग होता है, बैरियर रीफ अलग होता है, अटोल अलग होता है। ये तीन तरीके के रीफ्स होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा हुआ है कि जो कौन सी रिवर है, कौन सी नदी है जो मियांडर, विसर्प, गोखुर झील तथा पूर्ण विकसित डेल्टा यानी कि बनाती है। और नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं कि गॉर्जेस यानी कि जो नदियों के बहने से जो गॉर्जेस बनते हैं कटिंग ऑफ द माउंटेन की वजह से, वो कौन सी नदी बनाती है। हिमालयन रिवर इंडस ब्रह्मपुत्र, पेनिसुलर रिवर इंडस ब्रह्मपुत्र, हिमालयन रिवर गंगा इंडस, पेनिसुलर रिवर गंगा इंडस। बताइए। तो जो अगर हम डेवलप्ड मियांडर और ऑक्सबोर लेक्स की बात करें तो ये हिमालय की नदियां बनाती हैं। ठीक है, जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं तो पहले ये वी शेप की वैलीज बनाती हैं, चट्टानों को काटती हुई वी शेप की वैलीज बनाती हैं, गॉर्जेस बनाती हैं। उसके जब ये मैदानी इलाकों में आती हैं तो ये इस तरीके की कुछ आकृति बनाती है जिन्हें मियांडर्स बोलते हैं। और जब ये आकृति बहुत ज़्यादा हो जाती है इस तरीके से तो ये कोर्स चेंज कर लेती है अपना, और ये एक ऑक्सबो लेक बन जाती है, ये पार्ट अलग हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो गॉर्जेस बनाती है वो इंडस और ब्रह्मपुत्रा नदी बनाती है, क्योंकि यहाँ पे गॉर्जेस का मतलब क्या होता है, बड़े बड़े जो खड्ड होते हैं इस तरीके के, उन्हें बोलते हैं। तो ये पहाड़ी क्षेत्र जो जहाँ पे ज़्यादा होगा, इंडस कहाँ से बहती है, लद्दाख और कश्मीर पहाड़ियों से बहती है, और जो ब्रह्मपुत्रा है ये भी नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों से बहती है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा है नॉट करेक्ट यानी कि जो सही नहीं है, पूछ रहा है कि अगर एक रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है यानी कि सहायक नदियाँ हैं वो नदी तंत्र यानी कि रिवर सिस्टम बोलते हैं उनको मिला जुला के। नेक्स्ट जो सिंधु रिवर है उसका जो ओरिजिनेशन है वो लेक मानसरोवर से है। उसके बाद भागीरथी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और गंगा बनती है कहाँ पे, अलकनंदा से जुड़ के देवप्रयाग में, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। आपको नॉट करेक्ट बताना है इसमें से। बताइए। तो अगर हम देखें तो इसमें से सारे ही जो है नॉट करेक्ट है। अब होगा यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव लिखा हुआ है, यहाँ पे नन ऑफ दी अबव होगा। कोई भी जो इसमें से अगर हम देखें तो गलत नहीं है, सारे ही इसमें से ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा आपसे पूछ रहा है कि रिवर सिस्टम अगर हम नदियों का संपूर्ण जल लें तो वो इंडस रिवर सिस्टम का अगर हम संपूर्ण जल लें तो उसका कितना प्रतिशत भाग जो है इंडिया यूज़ कर सकता है। और दूसरा आपसे पूछ रहा है कि जो इंडस का जो पानी है वो सिंचाई के लिए कौन कौन से राज्य यूज़ करता है। 25% ले सकता है, 20% ले सकते हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इनमें से आपको चुनना है। तो अगर हम देखें तो 20% नदियों का जल हम ले सकते हैं और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इससे इरीगेटेड होते हैं। अब आप मुझे बताइए इंडस वाटर ट्रीटी जो साइन की गई थी वो
किसने ब्रोकर कराई थी, यानी कि उसमें उसकी मध्यस्थता किसने करी थी। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रीटी साइन हुई थी, और उसके बाद आप मुझे एक तो ये बताएंगे कि किसने मध्यस्थता करवाई थी, और मतलब मीडिएटर कौन था, साल कौन सा था, और इसमें कौन सी नदियों पे भारत का अधिकार है और कौन सी नदियों पे पाकिस्तान का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा हुआ है, असरसे ने आपको कथन दे रखा है कि घग्गर, गंडक और कोसी अब नॉर्दर्न प्लेन यानी कि उत्तरी जो मैदान है उसके कुछ हिस्से में बाढ़ हर साल बाढ़ें आती हैं, वहाँ पे फ्लड आते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि घग्गर, गंडक, और रीजन इसका बता रहा है, घग्गर, गंडक, कोसी जो है सॉइल को एनरिच करती है, यानी कि मृदा को नॉर्दर्न प्लेन्स में जो कृषि के यूज़ के लिए उसको वो करती हैं, एनरिच करती है, तो उनको अच्छा बनाती है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसमें से दोनों ही कथन ठीक है, लेकिन ये जो रीज़न है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ये तो इफेक्ट हुआ। रीज़न का मतलब ये है कि ये जो फ्लडिंग होती है वो इसकी वजह से थोड़ी होती है, ये तो इसका इम्पैक्ट हुआ, इसलिए इसका डी आंसर हो जाएगा। नॉट करेक्ट आपको बताना है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा को अगर हम मिला के देखें तो वो मेघना के नाम से जानी जाती है बे ऑफ बंगाल में जानने से पहले। बे ऑफ बंगाल जो है नॉर्दर्न मोस्ट यानी कि उत्तरी, सबसे उत्तरी पार्ट है गंगा डेल्टा का। उसके बाद जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको जमुना कहते हैं नेपाल में। और नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है उसको सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। आपको गलत विकल्प इसमें से चुनना है, बताइए। तो इसमें से सेकंड और थर्ड जो है वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट है ये बेसिकली गंगा जो डेल्टा है, बे ऑफ बंगाल जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट नहीं है, सदर्न मोस्ट पार्ट है, पहली बात तो। और ब्रह्मपुत्र रिवर को यमुना जो है बांग्लादेश में बोलते हैं, नेपाल में नहीं बोलते हैं। बाकी सब इसमें से ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि कौन सी जो सिटी है आपको बतानी है वो लोकेट करती है इंडस और गंगा के इंटरसेक्शन पे, यानी कि जहाँ पे उनका मिलान होता है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि कौन सी नदी जो है सबसे ज़्यादा जो है भारत के बाहर बहती है, उसका सब अधिकतम भाग बाहर बहता है। और अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, यमुना सिटी, अम्बाला सिटी, या फिर इंडस, दिहांग, पद्मा, आपको बताना है। तो इसमें से अगर हम देखें तो अम्बाला सिटी है जो कि इंडस और गंगा रिवर सिस्टम्स के इंटरसेक्शन पे लोकेटेड है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा बाहर बहती है वो इंडस नदी है, और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है। देखिए दिहांग और दिबांग दो ट्रिब्यूटरीज भी हैं, आपको ट्रिब्यूटरीज याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि पेनिसुलर रिवर्स में अगर हम देखें प्राद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है अपने माउथ पे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि दो जो लंबी नदी है पेनिसुलर इंडिया की जो वेस्ट वर्ड यानी कि पश्चिम की दिशा की तरफ बहती हैं और ईस्टवरीज बनाती है, वो आपको पहचाननी है। बेतवा, नर्मदा, तापी, महानदी, कावेरी, ये सब। तो अगर हम देखें तो बेतवा जो है डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है, और ये प्राद्वीपीय नदी है। और उसके बाद जो वेस्टवर्ड बहती है, भारत में बहुत कम नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं, तो उसमें से नर्मदा और तापी हैं। ईस्टवरीज क्या होती है? ईस्टवरीज बेसिकली जब जो नदी है इस तरीके से नदी बहती आ रही है और समुद्र में वो मिल रहा है, तो जहाँ पे ये एक्चुअली मिलती है समुद्र से तो वहाँ पे ईस्टवरीज बन जाती हैं, यानी कि वहाँ पे जो फ्रेश वाटर है रिवर का और सॉल्ट वाटर है वो आपस में मिलता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट आपसे गलत विकल्प चुनने के लिए बोल रहा है कि जो ड्रेनेज बेसिन है, यानी कि प्राद्वीपीय नदियों में अगर हम कंपेयर करें, गोदावरी की जो अपवाह तंत्र है ड्रेनेज बेसिन सबसे बड़ी है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि गोदावरी जो है सबसे भारत का दूसरा सबसे जो बड़ा वाटरफॉल है, जलप्रपात है, वो बनाती है, जिसका नाम शिव समुद्रम है, माफ कीजिएगा। उसके जो गोदावरी नदी है उसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, और नर्मदा जो रिवर है, नदी है, वो सतपुरा रेंज में उसका उद्गम स्थल है, जो कि बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। आपको इसमें से गलत विकल्प को चुनना था, तो गलत विकल्प कौन सा हो जाएगा? इसमें से सेकंड और फोर्थ जो है गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नर्मदा रिवर जो है आपको अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हुई मिलेगी, जो कि एमपी में है, जबकि सतपुड़ा की रेंज से आपको क्या मिलेगा? ताप्ती नदी निकलती हुई मिलेगी। और उसके बाद जो गोदावरी है वो शिव समुद्रम वाटरफॉल नहीं बनाती है, कावेरी बनाती है, ठीक है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा हुआ है कि आपको बताना है, करेक्ट आपको बताना है कि जो स्पिट तथा बार तटीय स्पिट और जो बार्स हैं जो लगून में बनते हैं कोस्टल एरियाज में, उनका जो एग्जाम्पल है वो कौन है? चिलिका लेक, लोकतक लेक और बारापानी लेक। और जो ऑक्सबो लेक है जो कि फ्लड प्लेन्स में बनती हैं, यानी कि जहाँ पे बाढ़ वाले क्षेत्रों में बनती हैं, वो क्यों बनती हैं? उनके बनने के वो क्यों बनती है नहीं, इसमें पूछ रहे हैं कि ऑक्सबो लेक जो है फ्लड प्लेन्स में बनती है और उनके कटाव के बाद ही मियांडरिंग होना चालू होती है, यानी कि पहले ऑक्सबो लेक बनती है उसके बाद मियांडरिंग होती है। आपको करेक्ट बताना था इसमें से, तो इसमें से करेक्ट कोई भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज होगा। क्यों? क्योंकि जो चिलिका लेक के साथ साथ पुलिकट लेक,
पुलिकट लेक और कोलेरू लेक जो है स्प्लिट और बार्ज के एग्जाम्पल हैं, लोकतक लेक और इसमें बारापानी लेक नहीं आएगी। और यहाँ पे सेकंड में पहले मियांडरिंग होती है, जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से, उसके बाद जब ये कोर्स चेंज करती है इस तरीके से तो ये जो है ऑक्सबो लेक बनती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे करेक्ट पूछा है कि जो मानसूनी जलवायु मानसून टाइप क्लाइमेट है वो जो पश्चिम और जो दक्षिण पश्चिम एरिया है एशिया का वहाँ पे मिलता है। उसके बाद क्लाइमेट अगर हम देखें वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, अक्षांश पे यानी कि लैटिट्यूड पे, प्रेशर पे यानी कि वायु दाब पे, और विंड सिस्टम और ओशन करंट यानी कि महासागरीय धाराओं पे। और नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है भारत में जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो जून से सितंबर के महीने में होती है। भारत में जो ज़्यादातर हिस्से में बारिश होती है, लेकिन कुछ एक हिस्से हैं जैसे तमिलनाडु, उनमें अक्टूबर से नवंबर में भी बारिश होती है। करेक्ट आपको बताना था कौन सा है, तो अगर हम देखेंगे तो सिर्फ तीसरा ही करेक्ट है। देखिए जो तमिलनाडु में बारिश होती है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून से होती है, पूरे भारत में अगर हम देखें तो वो साउथ वेस्ट मानसून से होती है। अच्छा मुझे बताइए तमिलनाडु में साउथ वेस्ट मानसून से बारिश क्यों नहीं होती है? ठीक है, तमिलनाडु कोस्ट पे साउथ वेस्ट मानसून से बारिश क्यों नहीं होती है? बाकी ये सब ठीक है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपको चुन लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है गलत विकल्प आपको चुनना है। पूछ रहा है कि कर्वेचर यानी कि जो पृथ्वी की गोलाई के कारण जो एनर्जी रिसीव करता है सन से पृथ्वी, वो लैटिट्यूड पे यानी कि अक्षांश पे डिपेंड करती है, यानी कि जितना अक्षांश होगा उसके हिसाब से ही आपको एनर्जी मिलेगी। इसकी वजह से जब हम इक्वेटर से यानी कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तरफ यानी कि इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, ऊपर मूव करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? एयर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलता है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो प्रेशर और विंड सिस्टम है यानी कि वायु दाब और पवन तंत्र है वो डिपेंड किस पे करता है? लैटिट्यूड पे यानी कि अक्षांश पे, और आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी पे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो सरफेस ऑफ द अर्थ है उस पे जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हमारी जो वायुमंडल है उसकी सघनता यानी कि डेंसिटी बढ़ जाती है और टेम्परेचर घट जाता है। ये आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत है। इनकरेक्ट आपको बताना था, तो इनकरेक्ट इसमें से तीनों ही इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर बढ़ता है वो पोल से नीचे की तरफ जब हम आते हैं तब इक्वेटर बढ़ता है, और ये जो प्रेशर एंड विंड सिस्टम है वो आपका लैटिट्यूड और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, वो लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है, और जो इंसोलेशन है उस पर डिपेंड करता है प्रेशर एंड विंड सिस्टम यानी कि जो तापमान है उस पर। और जो सरफेस ऑफ दी अगर हम बात करें तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे लेस डेंस होता है। ठीक है, डेंस ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, लेस डेंस मिलेगा, इसलिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे असर्शन कथन दे रखा है कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु आपको मिलेगी। उष्ण कटिबंधीय जलवायु और उपोषण कटिबंधीय जलवायु ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल मिलेगी। और इसका रीज़न क्या है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि जो कर्क रेखा है वो भारत को दो भागों में बांटती है, और इसीलिए जो इसके साउथ में यानी कि दक्षिण में आता है वहाँ पे सब ट्रॉपिकल होता है, और जो उसके उत्तर में आता है वहाँ पे ट्रॉपिकल होता है। बताना है आपको, तो इसमें से ए ट्रू है, बी रीजन फॉल्स है, बी इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो रेखा तो दो में बांटती है, लेकिन जो उसका नॉर्दर्न पार्ट है वो आपको सब ट्रॉपिकल मिलेगा, और जो सदर्न पार्ट है वो आपको ट्रॉपिकल मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछा हुआ है इसमें सही आपको चुनना है। जो हाई प्रेशर बेल्ट है यानी कि जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पट्टियां हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड ओरिजिनेट होती है वहां से, और ये होता कहाँ है? दक्षिणी जो आपका जो सदर्न हेमिस्फेयर होता है, दक्षिणी गोलार्ध में। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि कोरियोलिस फोर्स जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है विंड्स को डिफ्लेक्ट करने के लिए, उनको मोड़ने के लिए, और वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में उनको बाईं ओर मोड़ती है, लेफ्ट में मोड़ती है, और सदर्न में उनको राइट ओर यानी कि दाईं ओर मोड़ती है। आप नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो साउथ वेस्ट मानसून है, दक्षिण पश्चिमी मानसून है, वो मेन लैंड इंडिया पे जो है पानी बरसाता है, बारिश लाता है। करेक्ट ऑप्शन आपको बताना था इसमें से। करेक्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो थर्ड हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सदर्न हेमिस्फेयर नहीं है, यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, और ऐसे ही जो कोरियोलिस फोर्स है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट साइड और सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट साइड हवाओं को मोड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नॉट करेक्ट आपसे पूछा हुआ है कि जो जेट स्ट्रीम है यानी कि जेट धाराएं हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 27 से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे बहती हैं, और इसलिए उनको सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा है कि जेट स्ट्रीम जो है वो नैरो बेल्ट है यानी कि संकरी पट्टियां हैं हाई एल्टीट्यूड यानी कि आयनोस्फेयर से वो बहती है, और उनकी जो स्पीड है वो 184 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक सर्दियों में हो जाती है। बताइए इसमें से वो बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपको आयनोस्फेयर में नहीं मिलेंगी, वो आपको ट्रोपोस्फेयर में मिलती है। ठीक है, आयनोस्फेयर तो बहुत ऊंचा हो जाता है, वो ट्रोपोस्फेयर में मिलेंगी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे करेक्ट यानी कि सही विकल्प चुनने के लिए बोल रहा है कि जो सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट है यानी कि उपोष्णीय कटिबंधीय पूर्वी जेट जो धाराएं हैं वो पेनिसुलर इंडिया में बहती हैं,
और 24 डिग्री साउथ के आसपास वो बहती है समर यानी कि गर्मियों के मंथ में प्रभावित करती हैं। जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होते हैं यानी कि सर्दी के महीनों में जो चक्रवातीय विक्षोभ भूमध्य सागर क्षेत्र से जो आते हैं हमारे पास, वो मॉनसून को लाते हैं मेडिटेरेनियन रीजन से और वो साउथ ईस्ट फ्लो की वजह से होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है यानी कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो मॉनसून में आते हैं वो जून और जुलाई के महीने में आते हैं और उसकी वजह से जो कोस्टल यानी कि तटीय इलाका है वो हमारी कंट्री का डिस्टर्ब होता है। करेक्ट आपको बताना था इसमें, तो करेक्ट अगर हम देखेंगे तो कोई भी करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चक्रवात है वो आपको अक्टूबर से नवंबर के बीच में मिलेंगे और जो वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस है वो साउथ ईस्ट फ्लो नहीं है, वो वेस्टर्ली फ्लो है। वेस्टर्ली फ्लो देखिए, हवा के मामले में ध्यान रखिए कि जब भी किसी डायरेक्शन से हवा आती है, जिस भी डायरेक्शन से हवा आती है उसको हम उस नाम से जानते हैं। अगर हवा पूरब से आ रही है पश्चिम की तरफ तो हम बोलेंगे कि वो ईस्टर्ली विंड है। अगर हवा पश्चिम से आ रही है पूरब की तरफ लेकिन आ वो पश्चिम से रही है तो उसको बोलेंगे वेस्टर्ली। तो अगर हम मेडिटेरेनियन देखें तो भारत के पश्चिम में है तो पश्चिमी जो है वो पश्चिमी फ्लो है। और उसके बाद अगर हम देखें तो सब ट्रॉपिकल जो ये जो लैटिट्यूड दे रखी है वो गलत दे रखी है, 14 डिग्री साउथ के आसपास ये बहती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपसे, नॉट करेक्ट पूछा है कि जो भारत में मानसून है वो ट्रॉपिकल एरिया में एक्सपीरियंस किया जाता है यानी कि उसका अनुभव किया जाता है, वो 23 डिग्री नॉर्थ से 23 डिग्री साउथ के बीच में है। और नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी जो व्यापारिक पवने हैं वो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में आपस में मिलती है यानी कि अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में वो आपस में मिलती है। नॉट करेक्ट आपको बताना था, तो इसमें से जो पहला है वो नॉट करेक्ट है क्योंकि ये 23 नहीं है बल्कि 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री नॉर्थ है। बाकी ये ठीक है। अगर हम इसको देखें तो इस तरीके से ये इक्वेटर यानी कि ट्रॉपिकल लो होता है, उसके सब ट्रॉपिकल हाई इस तरीके से होता है और यहाँ पे जो हवाएं चलती हैं वो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड चलती हैं, तो इस तरीके से वो मर्ज होती हैं और ये जो मर्जिंग का एरिया है इसको हम इंटर ट्रॉपिकल ITCZ भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि आपको सही विकल्प चुनना है, ये दोनों तरफ हिंदी में दे दिया है, ठीक है। तो इसमें से चुन लेते हैं कि अगर हम इसको इंग्लिश में भी नीचे दे रखा है, देखिए पहले 33 देख लेते हैं। आपसे बोल रहा है कि जो अल्नीनो होता है वो एक गर्म जो है महासागरीय जो लहर है, ओशन करंट है जो कि पेरुवियन कोस्ट पे बहती है, पेरुवियन तट पे बहती है और कोल्ड पेरुवियन करंट जो ठंडा करंट होता है उसको रिप्लेस करती है और हर 2 से 5 साल में आती है और इस फिनोमिना को हम सदर्न डार्विन बोलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि सदर्न ऑसिलेशन हम किसको बोलते हैं, कि जो हर समय समय पर जो वार्म ओशन जो करंट है वो डेवलप हो जाता है पेरू के पास और कोल्ड पेरुवियन करंट को वो रिप्लेस कर देता है। और नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि अल्नीनो की वजह से जो सी सरफेस टेम्परेचर होता है यानी कि पानी का जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो ट्रेड विंड्स है वो वीक हो जाती हैं। आपसे ये पूछ रहा है तो आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना था, तो इसमें केवल थर्ड ही करेक्ट होगा क्योंकि ये जो फिनोमिना है इसको सदर्न डार्विन नहीं, इसको सदर्न ऑसिलेशन बोलते हैं, जबकि ये जो फिनोमिना है इसको अल्नीनो बोलते हैं। अल्नीनो बेसिकली होता क्या है, देखिए जो पेरुवियन कोस्ट है यानी कि सदर्न अमेरिका है वहाँ पे कोल्ड करंट बहता है, ठीक है, ठंडी धारा बहती है वहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये कोल्ड पेरुवियन करंट हो गया। तो ये जो वेस्टवर्ड विंड्स होती है इनका फ्लो जो वीक हो जाता है तो उसकी वजह से जो गर्म पानी है इस एरिया से वो इस तरफ चला जाता है, तो इसकी वजह से जो कोल्ड करंट है ये वार्म करंट हो जाता है और इससे पूरा जो सर्कुलेशन है वो बिगड़ जाता है, तो इसलिए इसका सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आपसे हिंदी में भी यही पूछा हुआ है, देखिए, ठीक है, तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो मॉनसून है जो कोस्टल यानी कि तटीय क्षेत्रों में वापस आता है वो उत्तर से दक्षिण की दिशा में वापस आता है पहले वीक ऑफ दिसंबर से लेकर पहले वीक ऑफ जनवरी के बीच में। अरेबियन सी और जो बे ऑफ बंगाल की जो मानसून की जो धाराएं हैं, 2 ब्रांचेस हैं, वो साउदर्न वेस्ट पार्ट पे मिलती हैं गंगा प्लेन्स में, गंगा के मैदानों में। और नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि मानसून जो आता है भारत में वो उत्तरी टिप पे आता है यानी कि उत्तरी जो पॉइंट है उस पे आता है पेनिसुला के प्रादुपीय भारत के जून के पहले सप्ताह में और उसके बाद वो 2 भागों में बढ़ जाता है, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच में। आपको बताना है कौन सा ठीक है, तो इसमें से केवल ए ठीक है क्योंकि ये नॉर्दर्न पॉइंट पे नहीं आता, सदर्न टिप पे आता है, पेनिसुला के सदर्न पैर इस तरफ से केरल की तरफ से आता है ना, तो इसलिए सदर्न टिप पे आता है। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये साउथ वेस्टर्न पार्ट पे नहीं मिलता, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पे ये मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ नॉट करेक्ट टाइम गलत विकल्प आपको चुनना है और ये हवाओं से रिलेटेड है। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल है, सर्दियों में होने वाली जो टोटल बारिश है उसको हम महावत कहते हैं अगर हम स्थानीय तौर पे देखें। और ये जो रबी क्रॉप्स है, रबी फसलें, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। लू क्या होती है, बहुत ही जो स्ट्रॉन्ग गस्टी एंड हॉट एंड ड्राई विंड्स यानी कि उष्ण एवं शुष्क पवनें होती हैं जो कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में चलती हैं। उसके बाद जो लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म्स होते हैं
वॉयलेंट विंड्स और टोरेंशियल डाउनपोर यानी कि भारी बारिश होती है, उसको वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी बोलते हैं, स्थानीय तीव्र चक्रवातों को। और उसके बाद जो समर के एंड में अगर हम प्री मानसून यानी कि मानसून से आने वाले जो पहले शावर होते हैं वो तमिलनाडु और केरला में हमें मिलते हैं, और उनको मैंगो शावर बोलते हैं, क्योंकि उनके आने के बाद ही जो आम है वो पकना चालू होते हैं। तो आपको नॉट करेक्ट बताना था, तो इसमें से नॉट करेक्ट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि ये आपको तमिलनाडु और केरला में नहीं, कर्नाटक और केरला में मिलेंगे। ठीक है, कर्नाटक और केरला में मिलेंगे। नेक्स्ट करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है कि टेम्परेचर यानी कि तापमान और आर्द्रता होने की वजह से, बहुत ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा एक चिपचिपी गर्मी जो होती है उसको हम अक्टूबर हीट बोलते हैं। उसके बाद लो प्रेशर कंडीशन जो है भारत में, जो उत्तर पश्चिमी एरिया है वहाँ से वो ट्रांसफ़र हो जाती है बे ऑफ बंगाल को नवंबर के आसपास, और इसकी वजह से ही साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस यानी कि चक्रवात के लिए जो जो कंडीशंस बनती हैं वो अरेबियन सी में बनती है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो थिकली पॉपुलेटेड डेल्टाज हैं, सबसे ज़्यादा जो घनत्व आबादी वाले क्षेत्र हैं गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के, वो ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी कि उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उनसे प्रभावित होते हैं। तो आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन चुनना था। तो अगर हम करेक्ट ऑप्शन बताएं तो फर्स्ट एंड थर्ड इसमें करेक्ट है, क्योंकि अरेबियन सी में नहीं बनते, ये अंडमान सी में बनते हैं। जब बे ऑफ बंगाल में शिफ्ट हो रहा है, बे ऑफ बंगाल यहाँ पे, अरेबियन सी यहाँ पे, तो जब यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ कैसे बनेगा, यही बनेगा ना, ये अंडमान सी है यहाँ पे, तो इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, एक तरफ वेजिटेटिव यानी कि वनस्पति खंड, दूसरी तरफ तापमान बता रखा है। तो ट्रॉपिकल में आपको 24 से ऊपर मिलेगा, सब ट्रॉपिकल में उसमें आपको 17 डिग्री से 24 में मिलेगा, टेम्परेट में यानी कि शीतोष्ण में आपको 7 से 17, और अल्पाइन में आपको 17 से कम मिलेगा। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से गलत था। इसमें से तो इसमें गलत जो है चौथा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 7 डिग्री से कम मिलेगा। अगला क्वेश्चन इसमें सही करेक्ट पूछ रहा है आपसे कि जो सैंडी सॉइल होती है यानी कि बलुई मृदा जो होती है डेजर्ट में, वो किसको सपोर्ट करती है, थॉर्नी बुशेस को, वाइल जो वेट और मार्शी डेल्टाइक सपोर्ट होती है वो डेसिडुअस फॉरेस्ट को सपोर्ट करती है। डेल्टा के क्षेत्र की जो है कटीली झाड़ियां वहां पे पाई जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि प्रेसिपिटेशन जो है वो किसको मॉडिफाई करता है, यानी कि जो वर्णन स्थानीय जलवायु, मृदा और अपरण और तथा नदियों की धारा को नियंत्रित करता है। और जो फॉरेस्ट है वो किसको कंट्रोल करता है, फोर्स, टेम्परेचर, विंड फोर्स को और टेम्परेचर को यानी तापमान को, और रेन भी वो ही कॉज करता है। आपको करेक्ट इसमें से चुनना था, तो इसमें से केवल थर्ड करेक्ट हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो सैंडी सॉइल है वो तो थॉर्नी बुशेस को करती है, लेकिन वेट, मार्शी और डेल्टाइक सॉइल जो है वो आपके मैंग्रोव को करेगी। ठीक है, डेसिडुअस फॉरेस्ट को नहीं करेगी। और उसके बाद जो ये जो प्रेसिपिटेशन है ये इनको कंट्रोल नहीं करता, इन चीज़ों को भी कंट्रोल फॉरेस्ट ही करता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपसे, सही जो गलत विकल्प है वो आपको चुनना है। आपसे पूछ रहा है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन आपको कहाँ मिलेंगे, जहाँ 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती हो। उसके बाद उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन यानी कि डेसिडियस वन फॉरेस्ट, जहाँ पे पत्तियाँ गिर जाती हैं, वो आपको 70 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा में मिलेंगे। उसके ड्राई डेसिडियस यानी कि शुष्क पर्णपाती वन जो आपको 70 से 100 के बीच में मिलेंगे। और थॉर्न फॉरेस्ट यानी कि कटीली झाड़ियाँ और स्क्रब्स आपको 70 से कम में मिलेंगे। आपको इसमें से पहचानना था जो गलत है, तो इसमें से पहला गलत है, क्योंकि 400 से ज़्यादा नहीं, वो 200 से ज़्यादा जो सेंटीमीटर बारिश होती है वहीं आपको मिलते हैं। अगला क्वेश्चन करेक्ट आपको बताना है कि अगर हम देखें ट्रॉपिकल एवरग्रीन यानी कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के जो उदाहरण है उसमें जो प्लांट उगते हैं अकेशिया, पाम और आपको यूफोरबिया मिलता है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती डेसिडियस के एग्जाम्पल इबोनी, महागोनी और किनोहा है। उसके बाद जो कटीली यानी कि थॉर्न फॉरेस्ट और श्रब्स होती है वहाँ पे बबूल, साल और सैंडलवुड उगती है। तो आपको करेक्ट बताना था, तो इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें ट्रॉपिकल में क्या क्या उगता है, इबोनी, महागोनी और किनोका। उसके बाद जो अकेशिया, पाम और यूफोरबियास है वो आपको थॉर्न फॉरेस्ट में मिलेगा। और उसके बाद ये जो सैंडलवुड, बबूल, साल है आपको डेसिडस में मिलेगी। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको पूछा है कि एक तरफ आपको पत्ते दे रखे हैं, पेड़ दे रखे हैं, दूसरी तरफ किस लिए यूज होते हैं। तो सर्पगंध जो है जो आंख में आपकी दुखन होती है, आंख आ जाती है, फुंसी हो जाती है, उसके लिए। अर्जुन जो है आपके कान में दर्द है उसके लिए। बबूल जो है वो अस्थमा और अल्सर को ट्रीट करने के लिए। और जो कचनार है वो ब्लड प्रेशर के लिए। आपको इसमें से करेक्ट चुनना था, तो करेक्ट अगर हम देखें तो इसमें से बी हो जाएगा, कान के दर्द के लिए इसको यूज़ करते हैं। वैसे तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपको इसमें से कोई बीमारी ना हो, लेकिन सर्पगंधा है वो ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ होता है। बबूल जो है वो दुखती हुई आंख को ठीक करने के लिए होता है। और कचनार जो है वो अस्थमा और अल्सर के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो गलत है आपको वो चुनना है। पूछ रहा है कि जो भारत की पॉपुलेशन 2011 की जनसंख्या जो सेंसस हुआ था उसके हिसाब से वो वर्ल्ड की 17.5% थी। उसके बाद 2011 के सेंसस के हिसाब से उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या भारत का 19% था। और उसके बाद जो 2011 के सेंसस के हिसाब से लक्षद्वीप की पॉपुलेशन अगर हम टोटल नंबर में देखें तो वो 64,429 थी। आपको इसमें से नॉट करेक्ट बताना है, तो नॉट करेक्ट क्या हो जाएगा इसमें से, सेकंड जो है
तो नॉट करेक्ट आपको बताना था, इसमें से बी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 के हिसाब से 19 नहीं 16% के आसपास थी, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। माफ कीजिए, अगर इसमें से नॉट करेक्ट पूछा है तो इसमें से ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इसमें से ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि भारत की अगर जनसंख्या देखें तो 17.5 नहीं 17.7 है, और उसके बाद यहाँ पे 16%, और लक्षद्वीप की जो जनसंख्या है वो 64,473 है न्यूमेरिकली, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, सारे ही ये गलत दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछा हुआ है कि 2011 के सेंसस के हिसाब से अगर हम देखें, भारत की आधी से ज़्यादा जनता जो है वो 4 राज्यों में रहती है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल। राजस्थान जो है सबसे बड़ा है टर्म्स ऑफ क्षेत्रफल के हिसाब से, लेकिन 8.5% की जनता वहाँ पर रहती है। आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो अगर हम देखें कोई भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि राजस्थान में 8.5 नहीं 5.5 रहती है, और आधी जनता जो है 5 राज्यों में मिलकर रहती है, जिसमें बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के साथ आंध्र प्रदेश भी आता है। अगला क्वेश्चन आपसे नॉट करेक्ट पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया में अगर हम देखें तो 382 थी 2011 में। 2011 में अगर हम बिहार की देखें तो एक 1102 पर्सन की स्क्वायर किलोमीटर घनत्व था, और 2011 में अगर अरुणाचल की देखें तो 37 लोग एक एरिया स्क्वायर एरिया में रह रहे। तो नॉट करेक्ट कौन सा है, डी इसका, कि 37 नहीं 17 ही रहते हैं वहाँ पे, इतनी ज़्यादा कम आबादी है। अगला देख लेते हैं, यहाँ से करेक्ट ऑप्शन आपको पूछ रहा है कि जो पॉपुलेशन में जो चेंज आते हैं, बदलाव आते हैं, वो 3 वजह से आते हैं। पहला बर्थ रेट यानी कि जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, और उसके बाद माइग्रेशन यानी कि प्रवास की जो दर है, उसके बाद नेचुरल इंक्रीज एक यानी कि जो सामान्य इंक्रीज होता है, वो डिफरेंस होता है किसके बीच में, डेथ रेट और बर्थ रेट के बीच में। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन यानी कि ग्रामीण से शहर की तरफ माइग्रेशन होती है, वो जो रूरल एरियाज में पुल फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से होती है, अभिकर्षण कारकों की वजह से होते हैं। आपको शहरों में आपको पुश फैक्टर मिलेगा, यानी कि अपकर्षण कारण से मिलेगी। तो आपको इसमें से करेक्ट बताना था, तो केवल ए करेक्ट है। देखिए पॉपुलेशन 2 तरीके से चेंज होती है। अगर हम नेचुरल की बात करेंगे तो नेचुरल यानी कि एक एरिया में कितने लोग जन्म रहे हैं और कितने लोग उनकी मृत्यु हो रही है, वो नेचुरल इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर हम टोटल देखें तो क्या होगा, बर्थ रेट यानी कि कितने जन्मे, कितने बर्थ हुआ, कितने डेथ हुआ, उसके बाद कितने माइग्रेंट अंदर आए और कितने माइग्रेंट्स बाहर गए, इन चारों को मिला की पॉपुलेशन होती है। उसके बाद जो माइग्रेशन होती है वो गांव में पुश फैक्टर्स होते हैं, यानी कि वहाँ पे खाना नहीं है, अनाज नहीं है, काम नहीं है, अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, उसको हम बोलेंगे पुश कर रहा है। और पुल मतलब जो खींचता है अपनी तरफ, यानी कि अच्छी सुविधाएं शहरों की। तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा नॉट करेक्ट। अगले में आपसे पूछ रहा है 2011 की जनगणना के हिसाब से 11 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो पढ़ सकता हो, समझ सकता हो लैंग्वेज को, उसको हम और उसको लिख सकता हो, तो उसको हम साक्षर लिटरेट मानेंगे। और 2011 में के हिसाब से 73% आबादी हमारी साक्षर है भारत की, इसमें 84.3% जो है वो पुरुष हैं और 64.4% जो है महिलाएं। आपको नॉट करेक्ट बताना था, तो दोनों ही इसमें से नॉट करेक्ट है, क्योंकि ये 11 साल नहीं 7 साल से किसी भी ऊपर के व्यक्ति के लिए होता है। और भारत में जनसंख्या अगर हम देखें, लिटरेट जो मैन है वो 80.9 है, और जो फीमेल है वो 64.6 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा हुआ है कि उच्चावच यानी कि रिलीफ का मतलब क्या होता है, जब एलिवेशन अलग अलग हो जाता है, मतलब कुछ यहाँ पे इतना बड़ा हुआ है, फिर दूसरा यहाँ पे इतना बड़ा हुआ है, तीसरा यहाँ पे इतना बड़ा हुआ है, उसको एलिवेशन बोलते हैं, और वो ओशन फ्लोर से मापा जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है स्थल मंडलीय प्लेटें यानी कि लिथोस्फेरिक प्लेटें क्या होती हैं। जो क्रस्ट होती है, भूपृष्ठ होता है, उसमें जो लीनियर ब्रेक्स आ जाते हैं, यानी कि उनमें जो हलचलों के कारण डिस्प्लेसमेंट हो जाता है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ऑब्लिक डायरेक्शन में। और फॉल्ट का मतलब क्या होता है, बहुत बड़े एरिया अर्थ क्रस्ट के यानी कि भूपृष्ठ के बहुत बड़े एरिया जो लिथोस्फेरिक पार्ट उनका फ्लोट कर रहा होता है एस्थेनोस्फेयर पे। आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो इसमें से केवल ए करेक्ट है, क्योंकि बाकी दोनों को इंटरचेंज कर दिया गया है। देखिए लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं, बड़ी बड़ी प्लेट्स होती हैं, इसमें आपको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी मिलेगी और ओशनिक क्रस्ट भी मिलेगी, और ये इरेगुलर शेप की क्रस्ट होती हैं। और फॉल्ट क्या होता है, जब ये इनमें एक एनर्जी रिलीज होती है और ये टूट जाती है। ठीक है, कुछ एक प्लेट ऐसे है और ये टूट गई है बीच में, उसे हम फॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे नॉट करेक्ट पूछा हुआ है कि भारत की जो सीमांतगर्त क्षेत्र, समुद्री सीमा है यानी कि टेरिटोरियल वाटर है, वो 12 नॉटिकल माइल्स तक आता है। हमारी जो दक्षिण बाउंड्री है वो 8 डिग्री 45 मिनट दक्षिण तक बे ऑफ बंगाल में एक्सटेंडेड है। और नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है 2 लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखाओं के बीच का डिस्टेंस है, पोल की तरफ जाते हैं तो कम हो जाता है, लेकिन लैटिट्यूड का डिस्टेंस सेम रहता है। तो नॉट करेक्ट आपसे पूछा हुआ है, तो नॉट करेक्ट इसमें से केवल बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपको 8 डिग्री 45 में नहीं मिलेगी, 6 डिग्री 45 में
मिलेगी। ठीक है, देखिए क्या होता है, पहले तो टेरिटोरियल लिमिट समझ लीजिए, ये हमारा वो हो गया तटीय इलाका हो गया, इससे 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा टेरिटोरियल वाटर होता है। उसके बाद 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा कंटिगुअस जोन होता है, यानी कि टोटल 24, और उसके बाद 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारा एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। ठीक है, ये होता है। और उसके बाद जो लॉन्गिट्यूड है और लैटिट्यूड है, देख लीजिए लैटिट्यूड इस तरीके से, तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड ये चेंज नहीं होता, लेकिन अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये चेंज हो जाता है। जैसे जैसे पोल के पास जाते हैं वैसे वैसे ये जो है डिस्टेंस कम होता है, और पोल से दूर जाते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्टेंस दिखता है। बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनना है। कि 20 डिग्री का वेरिएशन है, उसकी वजह से जो मतलब उत्तरी और पश्चिमी भाग में जो 20 डिग्री का जो वेरिएशन है उसकी वजह से 2 घंटे हमारा डिफरेंस आता है ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट में टाइम में। ग्रीनविच का जो मध्य समय है, ग्रीनविच मीन टाइम है, वो भारत से 5-5.5 घंटे आगे है। और एक स्टैट्यूट माइल जो है 1.584 किलोमीटर होती है, जबकि एक नॉटिकल माइल 1.852 किलोमीटर होती है। आपको इसमें से करेक्ट बताना था। तो इसमें से अगर हम देखें तो इसमें से तीसरा करेक्ट है। इसमें नन ऑफ दीज होगा, माफ कीजिएगा, नन ऑफ दीज इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि ये 23 डिग्री नहीं 30 डिग्री का डिफरेंस है, और भारत का समय 5.5 घंटे आगे है, ना कि ग्रीनविच मीन टाइम। और अगर हम एक स्टैट्यूट माइल की बात करें तो वो 1.60934 किलोमीटर होती है। इसलिए इसका नन ऑफ दीज आपको करेक्ट बताना, तो कोई भी करेक्ट नहीं है। अगला देख लेते हैं। नॉट करेक्ट आपसे पूछा है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि उप महाद्वीप में भारतीय में क्या क्या आता है। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया। और उसके बाद अगर हम टोटल कोस्ट लाइन अगर इंडिया की जोड़ लें, आइलैंड्स को भी उसमें इंक्लूड कर लें, तो 7517 किलोमीटर की है। आपको नॉट करेक्ट बताना था। तो इसमें से केवल पहला है जो नॉट करेक्ट है, क्योंकि म्यांमार और ये सब हमारे उप महाद्वीप में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा है करेक्ट ऑप्शन, इंडिया जो है नॉर्थ सेंट्रल पार्ट यानी कि उत्तर मध्य भाग में स्थित है एशिया के। श्रीलंका, भूटान जो है 2 आइलैंड्स है इंडियन ओशन, आइलैंड कंट्रीज है इंडियन ओशन में, और हमारे कंट्री के नेबर है यानी कि पड़ोसी हैं। उसका श्रीलंका जो है भारत से अलग कैसे होता है, मिनिकॉय आइलैंड और पार्क स्ट्रेट से। तो आपको इसमें से करेक्ट बताना था। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है, इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। डी इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ सेंट्रल पार्ट में नहीं है, साउथ सेंट्रल पार्ट है, दक्षिण मध्य में स्थित है। उसके बाद भूटान जो है वो इंडियन ओशन की कंट्री है नहीं, और उसके बाद मिनिकॉय आइलैंड श्रीलंका को अलग नहीं करता। मिनिकॉय आइलैंड लक्षद्वीप के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉट करेक्ट आपसे पूछा हुआ है, तो इसमें से आपको गलत विकल्प चुनना था। या आपको बताना है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है यानी कि उत्तर पूर्वी जो भाग है उसको अलग मालदा फॉल्ट करता है आसाम में छोटा नागपुर प्लेटो से। उसके नर्मदा, तापी और महानदी की जो रिफ्ट की घाटियां हैं वो पेनिसुलर ब्लॉक के उदाहरण है, प्राद्वीपीय खंड के उदाहरण है। सतपुरा और नर्मदा, तापी, महानदी की जो घाटियां, फिर प्राद्वीपीय खंड यानी कि पेनिसुलर ब्लॉक जो है वो आपको उथली जो घाटियां हैं वहाँ पे उथली घाटियां होती हैं और प्रवणता अधिक होती है यानी कि ग्रेडियंट ज़्यादा होता है। आपको बताना है। तो ये नॉट करेक्ट इसमें फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ग्रेडियंट हाई नहीं होता। हाई कहाँ होता है? हिमालयाज में होता है। और ये जो मालदा फॉल्ट है ये वेस्ट बंगाल में अलग करता है, ना कि आसाम में। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करेक्ट आपसे ऑप्शन पूछा हुआ है कि जो पूर्व में बहने वाली नदियाँ हैं, ईस्ट में बहने वाली नदियाँ हैं, वो अरेबियन सी में अपना डेल्टा का निर्माण करती हैं। उसके जो वेलिकोंडा, पालकोंडा का जो रेंजेस हैं उनमें एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस अभी भी हैं, और वो फोल्ड, फॉल्ट और थ्रस्ट प्लेन्स का निर्माण करती रहती है, मतलब उनको इम्पैक्ट करती रहती है। तो अगर हम देखें तो ये जो ईस्ट में अगर बहेगा तो बे ऑफ बंगाल में बहेगा, तो ये गलत हो गया। और उसके बाद 20 का ठीक है, तो ये 20 का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होती है, जो लैंड बिल्डिंग फोर्सेस होती हैं, जैसे वोल्केनिज्म हो गया, अर्थक्वेक हो गया, इनसे जो है भूमि का निर्माण होता है। जबकि एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होती है, लैंड डिग्रेडिंग फोर्सेस होती है, जैसे जलवायु और ये सब हो गया। इससे क्या होता है कि इनके बार बार पानी बार बार बह रहा है, वो कहते हैं ना कि मतलब एक चट्टान को भी पानी काट देता है, तो वो एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं, और दूसरी होती है एंडोजेनिक फोर्सेस। नेक्स्ट आपसे सही विकल्प चुनने के लिए बोल रहा है, पूछ रहा है कि अगर हम एलुवियल डिपॉजिट्स की सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र की अगर हम मैदानों की बात करें, वहाँ पे जो जालोड़ मिट्टी है उसकी जो रेंज है वो 1000 से 2000 मीटर तक है, मतलब इतनी ऊंची है वो। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि भूआकृति यानी कि फिजियोग्राफी किसी एरिया की जो है वो किस किस का प्रभाव होता है उस पर, स्ट्रक्चर का, प्रोसेस का, और जो उसके अवस्था का परिणाम है, और विकास की जो अवस्था है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। उसके बाद जो जॉर्ज वी शेप्ड वैलीज और रैपिड्स होते हैं वहाँ पे हिमालय और पेनिसुलर माउंटेन में आपको देखने को मिलते हैं। आपको करेक्ट बताना था। तो ये सारे ही करेक्ट हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। या माफ कीजिएगा, यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा, ऑल ऑफ दीज होगा इसमें। ठीक है, जो ग्रेट हिमालय है यानी कि जो पार हिमालयन श्रृंखला है, जिसमें मध्य हिमालय और शिवालिक की जो पहाड़ियाँ भी आती हैं, उनमें से उनके लिए कौन सा
विकल्प सही नहीं है। इसमें आपको पूछ रहा है कि जो जनरल ओरिएंटेशन है यानी कि सामान्यता वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिमी दिशा में, माफ़ कीजिएगा नॉर्थ वेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे साउथ ईस्ट होगा, तो वो साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ फैली हुई है साउथ ईस्टर्न पार्ट में। उसके दार्जिलिंग और सिक्किम के जो क्षेत्र है वहाँ पे उनकी डायरेक्शन ईस्टवर्ड है यानी कि पूर्व की तरफ है, पूर्व पश्चिम दिशा में है, ईस्ट वेस्ट है। और उसके बाद जो अरुणाचल प्रदेश में अगर हम देखें तो ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फैली हुई है। आपको बताना है इसमें से कौन सा ठीक नहीं है। तो अगर हम देखें पहला इसमें ठीक नहीं है, क्योंकि ये आपको नॉर्थ वेस्ट में जो है, मतलब ये नॉर्थ वेस्ट में साउथ ईस्टर्न पार्ट में फैली हुई हैं, यानी कि साउथ ईस्टर्न पार्ट में ये नॉर्थ ईस्ट में फैली हुई हैं, ना कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। बाकी सब ठीक है, करेक्ट पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो ग्रेट हिमालय और जास्कर रेंज के बीच में जो है वो दल झील स्थित है, वर्ल्ड फेमस दल झील और कश्मीर स्थित है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि अगर हम अप्रॉक्सीमेट लेंथ देखें शिवालिक रेंज की, और जिसको हम सेंट्रल एक्सियल रेंज भी बोलते हैं, तो वो 2500 किलोमीटर हो जाएगी नॉर्थ से साउथ की तरफ। और अगर हम उसकी विड्थ देखें यानी कि चौड़ाई देखें तो वो 160 से 400 किलोमीटर हो जाएगी ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि पूर्व से पश्चिम की तरफ। करेक्ट आपको बताना था इसमें से, तो कोई भी इसमें करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये है वो ग्रेट हिमालय जास्कर नहीं बल्कि पीर पंजाल के एरिया में आता है। और उसके बाद अगर हम ये शिवालिक की बात नहीं है यहाँ पे, ये जो बात है ग्रेट हिमालयन रेंज की यहाँ पे बात कर रहा है, इसलिए डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि साउथ ईस्ट एशिया में एक इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है बालतोरो और सियाचन, वो कुमाऊं हिमालय में मिलते हैं। नेपाल हिमालय जो है कारेवा फॉर्मेशन, यहाँ पे केसर की खेती होती है, उसके लिए फेमस है। और जो फ्रेश वाटर लेक है दल और वुलार, वो आपको कश्मीर हिमालयस में मिलेंगी। और साथ में पेंगोंगसो और सो मोरिरी भी वहीं पे मिलेंगी। पर ये जो पेंगोंगसो और सो मोरिरी है ये आपकी नमकीन पानी की झीलें हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो अगर हमें देखें तो इसमें से केवल थर्ड करेक्ट है। क्यों? क्योंकि कारेवा जो है नेपाल हिमालयस में आपको नहीं मिलता, ये कश्मीर हिमालयस में मिलेगा। और बालतोरो और सियाचिन भी आपको कश्मीर हिमालयस में ही मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नॉट करेक्ट आपको बताना है। जो बृहत हिमालय ग्रेटर हिमालय में आपको जोजिला मिलेगा, काराकोरम में बनिहाल मिलेगा, जास्कार में फोटोला मिलेगा और लद्दाख श्रेणी में खारदुंगला मिलेगा। तो ये जो इसका आंसर है इसका बी हो जाएगा, क्योंकि ये जो बनिहाल है वो आपको पीर पंजाल में मिलेगा, ना कि काराकोरम में। अगला सही ऑप्शन चुनना है आपको। श्रीनगर जो है वो झेलम के तट पे लोकेटेड है और झेलम रिवर जो है मियांडर फॉर्म करती है, यानी कि विशिष्ट आकृति विस्परों का निर्माण करती है। उसका जो कश्मीर का जो हिमालय की अगर हम बात करें, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं उसमें कहाँ पे है, नॉर्दर्न मोस्ट यानी कि सबसे उत्तरी पार्ट में, और उनको दून बोलते हैं। और जम्मू दून और पठानकोट दून जो है इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। आपको करेक्ट विकल्प चुनना था, तो पहला इसमें से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं सदर्न मोस्ट पॉइंट पे नहीं है, ये नॉर्दर्न मोस्ट पे नहीं है, सदर्न मोस्ट पे, क्योंकि नॉर्दर्न मोस्ट पे तो आपको बड़ी चोटियां मिलेंगी, दून फॉर्मेशन आपको साउथ में मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयास के बारे में आपसे कुछ करेक्ट ऑप्शन चुनने के लिए बोल रहा है कि जो काली रिवर, ये जो उत्तराखंड हिमालयाज हैं, ये रावी जो है पश्चिम में और काली के बीच में जो पूर्व में है उसमें स्थित है। और उसके बाद जो रिवर है इस रीजन के थ्रू जो बहती हैं वो रावी, ब्यास और सतलुज है, साथ में यमुना और घग्गर है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे दो प्रमुख जो नदी तंत्र है इंडस और गंगा है। आपको इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। तो अगर हम देखें तो केवल तीसरा इसमें से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ट्रिब्यूटरी है वो गंडक, ये जो काली है वो गंडक की नहीं घग्गड़ की ट्रिब्यूटरी है। और उसके बाद यहाँ पे गंगा, यमुना नहीं है बल्कि गंगा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है करेक्ट पूछ रहा है कि जो ग्रेट हिमालय यानी कि वृहत हिमालय की जो श्रृंखला है उसको हम लोकली धौलाधर बोलते हैं हिमाचल में और नाग टिब्बा बोलते हैं उत्तराखंड में। उसके बाद कसौली, लैंसडाउन, रानीखेत, ये सब जो है अरुणाचल हिमालयास के इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन हैं। आपको बताने बड़े ही अच्छे हिल स्टेशन हैं, सुंदर है, आप भी जाके आइएगा। तो इसमें से कोई भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये अरुणाचल नहीं हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयास का है। और ये जो धौलाधर है ग्रेट हिमालयास को नहीं लेसर हिमालयास को बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि देहरादून जो है सबसे बड़ा दून है किस किस में, नालागढ़, हरिके और देहरादून, कोटा दून में। उसके बाद ग्रेटर हिमालयास की अगर हम बात करें तो वहाँ पे तोड़ा प्रजाति जनजाति आपको देखने को मिलेगी। और वो बुग्याल यानी कि जो उनके ऊंचाई पे स्थित घास के मैदान होते हैं उसमें वो गर्मी के मंथ्स में मासों में जाती हैं। उसके बाद जो फूलों की घाटी है वैली ऑफ फ्लावर, वो हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयाज में आपको मिलेगी। आपको इसमें से नॉट करेक्ट पहचानना था, तो नॉट करेक्ट अगर हम देखें तो इसमें से बी इसका नॉट करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तोड़ा नहीं रहते, यहाँ पे भूटिया जनजाति आपने को देखने को मिलती है। बुग्याल क्या होते हैं? ये समर ग्रासलैंड्स होते हैं। सर्दियों के टाइम पे तो लोग नीचे आ जाते हैं मैदानों में, लेकिन गर्मियों के टाइम पे ऊपर बहुत अच्छी घास होती है इनकी भेड़ बकरियों के चरने के लिए, तो इसलिए वहाँ जाते हैं। नेक्स्ट आपसे दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयस के बारे में करेक्ट ऑप्शन चुनने को मिल रहा है कि वो बोल रहे हैं कि पश्चिम में भूटान से और ईस्ट में नेपाल हिमालय से वो सराउंडेड है। उसके बाद जो दक्षिणी भाग है इनका सदर्न पार्ट है वो वहाँ पे लेपचा ट्राइब्स रहती है। और जो दुआर फॉर्मेशन है वो चाय की खेती के लिए बड़ी ही अच्छी होती है। आपको बताना है इसमें से कौन सा ठीक है।
तो अगर हम देखें तो इसमें से केवल सी इसका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आपको पहचानना था, क्योंकि ये नेपाल हिमालयज आपको वेस्ट में मिलेंगे, जबकि भूटान हिमालयज आपको ईस्ट में मिलेंगे, और यहाँ पे लेप्चा ट्राइब आपको नॉर्थ में मिलेगी, साउथ में यहाँ पे बंगाली और इन सब की टोटल मिक्स्ड पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा हुआ है नॉट करेक्ट अरुणाचल हिमालयाज के बारे में आपको बताना है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स है, पर्वत चोटियाँ हैं, वो कांगतो और नामचा बरवा है, और यहाँ पे कामेक फ्लो होती है और वो डीप जॉर्जेस बनाती है नामचा बरवा क्रॉस करते हुए। साथ में पूछा है कि जो कुछ इंपॉर्टेंट जनजातियाँ हैं यहाँ पे, अगर हम उनको ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएँ तो हमें कौन कौन मिलेंगी, मोंगपा, अबोर, मिश्मी मिलेगी। और साथ में वो एक एग्रीकल्चर यानी कि कृषि की एक पद्धति अपनाती है, इसको झूमिंग कहते हैं, और वो स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन करते हैं। आपको इसमें से बताना था कौन सा नॉट करेक्ट है। तो इसमें से दोनों ही नॉट करेक्ट है, क्योंकि कामेग जो है वो फ्लो नहीं करती है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र फ्लो करती है। और अगर हम प्रोमिनेंट ट्राइब अगर हम ऐसे, ये हमें जो ट्राइब मिल रही है ये हमें वेस्ट टू ईस्ट मिलेगी, ईस्ट टू वेस्ट नहीं मिलेगी। अगला देख लेते हैं, ईस्टर्न हिल्स जो है और जो माउंटेन्स हैं उनके बारे में कौन सी चीज़ें आपको ठीक है वो आपको बतानी है। नॉर्थ में अगर हम देखें तो उनको पाटकाईबम, नागा हिल्स और मणिपुर हिल्स कहा जाता है, और साउथ में अगर हम देखें तो मिजो और लुसाई हिल्स कहा जाता है। उसके जो मणिपुर है उसको मोलासिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे अनकंसोलिडेटेड की असंगठित चट्टानों से वो बना हुआ, और जो बराक है एक इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि मणिपुर और नागालैंड में फ्लो करती है। आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो इसमें से केवल पहला करेक्ट है, क्योंकि बराक जो है मणिपुर और मिजोरम में फ्लो करती है, और मिजोरम को हम मोलासिस बेसिन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा हुआ है नॉट करेक्ट, गलत विकल्प आपको चुनना है कि जो नागालैंड की ज़्यादातर नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं, ट्रिब्यूटरी हैं, और जो बराक है वो मेघना रिवर की ट्रिब्यूटरी है। उसके जो चिंदविन रिवर है वो इरावदी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, जो कि म्यांमार में जाती है। तो आपको बताना है नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट आपको बताना था, दोनों ही ठीक है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे नॉर्दर्न प्लेन, उत्तरी मैदानों के बारे में बोल रहा है कि अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ देखें तो इनको दो भागों में बांटा जा सकता है, पहला भाबर और दूसरा एलुवियल प्लेन। दूसरा तराई रीजन की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर नदियाँ यहाँ पे कोई भी डिमार्केटेड चैनल यानी कि अपना कोई एक पर्टिकुलर चैनल नहीं बनाती, और यहाँ पे मार्शी स्वाम्पी कंडीशंस को बनाती हैं, जिसको भाबर बोलते हैं। उसके बाद जो अगर हम तराई के साउथ में दक्षिण क्षेत्र में जाएँ तो यहाँ पे एक ओल्ड और न्यू एलुवियल की डिपॉजिट होती है, जिसको भंगार और खद्दर हम कहते हैं। आपको इसमें से बताना था कौन सा करेक्ट है। तो इसमें से केवल सी करेक्ट है, क्योंकि ये जो अगर हम देखें कि जो साउथ और नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे तो ये तीन भागों में बांटा जा सकता है, भाबर, एलुवियल प्लेन्स, खद्दर, और दूसरा तीसरा तेराई हो गया। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो मार्शी स्वाम्पी कंडीशन है इसको तेराई बोलते हैं, जबकि जो प्रॉपरली चैनल मार्क नहीं होता उसको हम भाबर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि नॉट करेक्ट, गलत विकल्प चुनना है। पूर्वी मैदान यानी कि ईस्टर्न प्लेन्स जो है उनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मैच्योर स्टेज के जो फीचर्स हैं वो आपको मिलेंगे, जैसे कि जो प्रौढ़ावस्था होती है, फ्लूवियल एरोजन, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म जैसे सैंड बार, मिएंडर, ऑक्सबो लेक। और ब्रह्मपुत्रा जो है वो रिवरीन आइलैंड और सैंड बार के लिए जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा की जो घाटी है वो जानी जाती है। आपको इसमें से नॉट करेक्ट बताना था, तो इसमें से पहला जो है वो नॉट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको ईस्टर्न प्लेन्स में नहीं मिलेगा, ये नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलेगा। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलेगा। नेक्स्ट आपसे देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। पूछ रहा है कि हरियाणा और पंजाब जो है एक वाटर डिवाइड की तरह यानी कि जल विभाजक की तरह काम करते हैं इंडस और गंगा के बीच में। ब्रह्मपुत्र जो है 90 डिग्री मुड़ जाती है जब वो डुबरी से साउथ वर्ड टर्न, दक्षिण की तरफ एंटर करती है, टर्न लेती है, और वो नेपाल एंटर करती है। तो आपको करेक्ट बताना था, तो इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो वाटर डिवाइड है वो पंजाब और हरियाणा नहीं बल्कि दिल्ली और पंजाब करते हैं। उसके बाद जो ये नदी जो है नेपाल में नहीं जाती है, बांग्लादेश में जाती है, हमें पता है। अगला देख लेते हैं। नॉट करेक्ट, पेनिसुलर प्लेटू यानी कि प्राद्वीपीय पठार के बारे में अगर हम देखें, उसका जो एक्सटेंशन है वो आपको बताना है कि उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट में आपको दिल्ली और कटक मिलेगा, पूर्व में अगर आपको देखेंगे शिलोंग, कार्बी आंगलोंग मिलेगा, पश्चिम में गिर रेंज मिलेगी, और दक्षिण में इलायची हिल्स मिलेंगे यानी कार्डमम रेंज मिलेंगी। तो अगर हम देखें तो ईस्ट वाला इसमें से नॉट करेक्ट है, क्योंकि ईस्ट में अगर आपको एक एक्सटेंशन देखना है तो वो राजमहल हिल्स में आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा है पीक्स दे रखी है और वो कहाँ पे है। तो जो सैडल पीक है निकोबार में, ग्रेट निकोबार में, माउंट डियाबोलो है नॉर्थ अंडमान में है, माउंट कोयोब है वो साउथ अंडमान में, और माउंट थ्विलर जो है मिडिल अंडमान में आपको मिलेगा। करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें माउंट केयोब है, क्योंकि जो अगर सैडल पीक है वो आपको नॉर्थ अंडमान में मिलेगी, माउंट डियोब आपको मिडिल अंडमान में मिलेगा, और माउंट थ्विलर आपको ग्रेट निकोबार में मिलेगा। नेक्स्ट आपको गलत विकल्प चुनना है। नॉट करेक्ट आपसे पूछ रहा है कि जो ईस्टर्न हिमालयाज यानी कि पूर्वी हिमालयाज है वो पठारों से मिलकर बने हैं, और हजारीबाग प्लेटू, पलामाऊ प्लेटू, रांची का पठार, मालवा प्लेटू, कोयम्बतौर प्लेटू और कर्नाटका प्लेटू, ये सब उसका पार्ट है ईस्टर्न हिमालयाज का। दूसरी बात जो प्राद्वीपीय पठार है वो अगर हम देखें
उसका सिर्फ जो ईस्टर्न यानी कि पूर्वी और नॉर्थ ईस्टर्न के उत्तर पूर्वी भाग जो है उसमें आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी। नॉट करेक्ट इसमें पूछा है तो ये दोनों ही नॉट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये ईस्टर्न हिमालयाज की नहीं बल्कि पेनिनसुला के लिए है, और यहाँ पे जो ब्लैक सॉइल आपको मिलेगी ये वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। करेक्ट आपसे पूछा है कि जो दक्कन का पठार है उसको अगर हम देखें तो सतपुड़ा रेंज पश्चिम में, मैकल रेंज ईस्ट में और महादेव हिल्स नॉर्थ में उसको बाउंड्री करती है। उसके बाद दक्षिण नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट यानी कि उत्तर पश्चिमी भाग अगर हम दक्कन पठार का देखें तो वहाँ पे काफ़ी सारे आपको खड्ड और महाखड्ड मिलेंगे, और इन चैनल जो रिवराइन है ये खड्ड हैं जो चंबल भींड और मुरैना के, वो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है इनका। और जो एवरेज एलिवेशन औसतन ऊंचाई है वो अगर वेस्टर्न घाट की अगर हम देखें तो वो 1500 मीटर है, और इसकी जो हाइट है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ती है। आपको बताना था तो इसमें से करेक्ट कौन सा है, तो इसमें से केवल थर्ड करेक्ट है, क्योंकि ये डक्कन प्लेटू का पार्ट नहीं है, ये पेनिसुलर प्लेटू का जो है उसका वो आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है। और अगर हम देखेंगे जो सतपुड़ा, मैकल और महादेव की पहाड़ियाँ ये नॉर्थ में करती हैं, ये वेस्ट और ईस्ट में नहीं करती है, तीनों ही नॉर्थ की बाउंड्री बताती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा है नॉट करेक्ट यानी कि गलत विकल्प आपको चुनना है। अनाईमुदी जो है पेनिसुलर प्राद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है और वो अन्नामलाई वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है। और दूसरा जो सेकंड हाईएस्ट दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो दोडा बेटा की और वो कार्डमम हिल्स में है। आपको नॉट करेक्ट बताना था, तो नॉट करेक्ट ये बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कार्डमम हिल्स में नहीं है, वो कहाँ पे आपको नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलेगी। नेक्स्ट करेक्ट ऑप्शन बताना है जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट है वो नल्लामाला में आपस में मिलते हैं। और दूसरा जो ईस्टर्न घाट है उनको लोकल नामों से जाना जाता है, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक में और तमिलनाडु में नीलगिरी और अन्नामलाई, और केरल में अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स से जाना जाता है। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट जो है वो आपको नीलगिरी में मिलते हुए दिखाई देंगे, और ये जो नाम है ये आपको वेस्टर्न घाट के बताए गए हैं, पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपसे करेक्ट यानी कि सही विकल्प चुनना है कि अगर हम दक्कन पठार की कुछ इंपॉर्टेंट चोटियां देखें तो वो जवादी, पालकोंडा, नल्लामाला और महेंद्रगिरी है। उसके बाद अगर हम सेंट्रल हाईलैंड यानी कि जो मध्य उच्च भूभाग है उसकी अगर हम देखें तो ईस्ट में उसके आपको अरावली मिलेगी, और जो सेंट्रल हाईलैंड है उसकी जो सदर्न मोस्ट यानी कि दक्षिणी बाउंड्री है उसमें आपको दक्कन का पठार मिलेगा। उसका जो सतपुड़ा की जो रेंजेस हैं वो कुछ एक प्लेटू से पठार से मिलके बनी है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट में अगर हम सेंट्रल हाईलैंड है जिसका जो जनरल एलिवेशन है वो 900 से 1200 मीटर तक है मीन सी लेवल से। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है, तो इसमें से केवल पहला करेक्ट है, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है वो 600 से 900 है, और जो प्लेटूज हैं सतपुड़ा रेंज के आसपास वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिलेंगे आपको, वो साउथ ईस्ट में मिलेंगे। और उसके बाद जो सेंट्रल हाईलैंड है वो उसका जो दक्कन पठार है वो नॉर्दर्न मोस्ट है, सदर्न मोस्ट पार्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है नॉट करेक्ट यानी कि जो सही नहीं है वो आपको बताना है। जो ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है, ज़्यादातर जो नदियां हैं ब्रह्मपुत्र और गंगा की उनके वो निकलती हैं विंध्यन और कैमूर रेंजेस से, और उसके बानस यमुना जो है, बानस यमुना की एकमात्र टेरिटरी है जो सतपुड़ा रेंज के पश्चिम से निकलती है, पश्चिम में जो सतपुड़ा रेंज है वहाँ से निकलती है। तो ये नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि बानस आपको अरावली से निकलती हुई मिलेगी, और ब्रह्मपुत्र और गंगा की ट्रिब्यूटरीज नहीं बल्कि यमुना की ट्रिब्यूटरीज आपको विंध्यन और कैमूर से देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। करेक्ट यानी कि सही विकल्प आपको चुनना है। आपको बता रहा है कि जो पूर्वी और जो दक्षिण पूर्वी एक्सटेंशन है सेंट्रल हाईलैंड का यानी कि उसका जो फैलाव है वो राजमहल हिल से मिलके बना है, और नॉर्थ में छोटा नागपुर प्लेटू से मिलके बना है। उसका जो चेरापूंजी है वहाँ पे रॉकी सरफेस है, बेयर रॉकी सरफेस है, और वहाँ पे कोई भी परमानेंट वेजिटेशन नहीं है। करेक्ट आपसे पूछा था तो इसमें से केवल बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम देखें तो ये ईस्टर्न पार्ट नहीं है, साउथ ईस्टर्न नहीं, केवल ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पे, इसलिए गलत है। और चेरापूंजी जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे बारिश होती है, जहाँ पे जो मृदा है वो इरोड हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे कोई भी परमानेंट वेजिटेशन कवर नहीं है। नेक्स्ट आपसे करेक्ट पूछा हुआ है कि अगर कार्बी आंगलोंग की बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू का वो एक एक्सटेंशन हमें साफ साफ तौर पे दिखाई देता है। उसके जो मेघालय प्लेटू है, पठार है, वो दो भागों में टूटा हुआ है, गारो और जयंतिया, और वहाँ पे जनजाति रहती है उनके नाम रखे हुए हैं। और दूसरा आपसे जो नॉर्थ ईस्ट प्लेटू है वो सबसे ज़्यादा उसमें रेनफॉल आती है, जिसकी वजह से डक्कन प्लेटू जो है हाईली इरोडेड है। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू में सबसे ज़्यादा रेनफॉल आती है साउथ वेस्ट मानसून से, ठीक है, और डक्कन प्लेटू जो है हाईली इरोडेड सरफेस है। ये आपको बताना है करेक्ट कौन सा है, तो इसमें से केवल पहला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं 3 भागों में यहाँ पे खासी भी है, और जो डक्कन प्लेटू जो हाईली इरोडेड सरफेस डक्कन प्लेटू नहीं है, ये मेघालय का प्लेटू है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हो, यहाँ पे डक्कन की बात कर रहे हैं, आपस में मिल नहीं रहा। देखिए आंसर में आप आंसर तक आप इस तरीके से भी पहुँच सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो गलत विकल्प है आपको चुनना है। इंडियन डेजर्ट की बात करें तो वहाँ पे 150 mm से कम बारिश होती है, और यहाँ पे इसलिए एरिड क्लाइमेट है, यानी कि सूक्ष्म यहाँ पे क्लाइमेट और वनस्पति आपको कम मिलेंगी, और एक्सट्रीम कंडीशन की वजह से, शुष्क परिस्थितियों की वजह से यहाँ पे फिजिकल वेदरिंग और विंड एक्शन से काफ़ी ज़्यादा वेदरिंग होती है। तो नॉट करेक्ट आपको पूछा हुआ था, तो ये दोनों ही करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे आपको अगर हम देखें तो 100 से मतलब 100 आई मीन 150 से कम बारिश होती है, इसलिए यहाँ पे प्रेसिपिटेशन जो है कम होती है, इवेपोरेशन ज़्यादा होती है। और उसके फिजिकल वेदरिंग का मतलब क्या होता है, विंड से जो वेदरिंग होती है उसको हम फिजिकल वेदरिंग बोलते हैं, यानी कि छोटी छोटी चट्टानें जो है फिजिकली डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको पूछ रहा है कि जो वेस्टर्न मैदान है, वेस्ट पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम यानी कि जो अंतःस्थलीय अपवाह है उसका एग्जाम्पल है, जहाँ पे लेक और प्लाया जो होती है नदियाँ उनको उनसे जुड़ जाती है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो वेस्टर्न पश्चिमी तटीय मैदान है उसमें माजेगांव, जेएलएन पोर्ट, नावाशेवा पोर्ट, मरमगांव है वो यहाँ पे लोकेटेड है। और तीसरा आपसे बोल रहा है कि जो पूर्वी तटीय मैदान है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वो नेचुरल कंडीशन देता है पोर्ट एंड हार्बर के लिए, आपको बताना है। तो इसमें बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा सिर्फ, क्योंकि इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम का जो है वो इंडियन डेजर्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, और जो ये जो नेचुरल कंडीशन देता है वो वेस्टर्न कोस्ट ही देता है, ना वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ही देते हैं, ना कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन सबमर्ज्ड है, डूबे हुए हैं, जबकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है उभरे हुए हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। नेक्स्ट आपसे नॉट करेक्ट पूछा है कि हर साल अगर हम देखें तो वल्लम कल्ली की जो बोट रेस होती है वो इंदिरा ट्रॉफी के लिए की जाती है। और मालाबार का जो कायल है, मालाबार कायल जो केरला में उसमें होती है, और जो मालाबार तट है वो उसमें एक अलग तरीके की आपको फीचर मिलेगी, आकृति मिलेगी, जिसको पुन्नमादा कायल बोलते हैं, जिसके लिए जो इनलैंड नेविगेशन और मछली पालन के लिए यूज़ की जाती है। आपको बताना तो दोनों ही इनकरेक्ट है, क्योंकि पहली बार तो ये इंदिरा ट्रॉफी नहीं है, ये नेहरू ट्रॉफी है, और ये जो है मलाबार कायल में नहीं होती, पुन्नमादा कायल में होती है, और यहाँ पे मलाबार कायल है। नेक्स्ट आपसे पूछा है करेक्ट ऑप्शन, कोस्टल प्लेन्स के बारे में आपको बताना है कि जो नदियाँ बहती हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में वो डेल्टा नहीं बनाती। पश्चिमी कोस्टल प्लेन्स में जो है उनको हम ये जो है इसको डिवाइड कर सकते हैं कैसे, कच्छ और कठाईवाड़ गुजरात में, कोंकण महाराष्ट्र में, गोवा में, मालाबार कोस्ट कर्नाटका में और केरला में रिस्पेक्टिवली। उसके बाद यानी कि गोवन कोस्ट कर्नाटका में और मालाबार कोस्ट आपको केरला में, ये बोल रहा है। और दूसरा जो वेल डेवलप्ड डेल्टा है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में रिवर के बनाती हैं, वेल डेवलप्ड डेल्टा फ्लोइंग ईस्टवर्ड इनटू बे ऑफ बंगाल, यानी कि वो बह तो ईस्टवर्ड रही हैं वेस्ट बे ऑफ बंगाल में, लेकिन वो बनाती अच्छा है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे। और ये जो नदियों डेल्टास का एग्जांपल है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और ब्रह्मपुत्र। बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो इसमें से केवल बी करेक्ट है अगर हम देखें तो, क्योंकि यहाँ पे जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन नहीं है, डेल्टा जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की नदियाँ नहीं बनाती, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि बे ऑफ बंगाल के बारे में जो आइलैंड्स हैं उनके बारे में आपको कुछ करेक्ट ऑप्शन चुनने हैं। यहाँ पे दो जो है द्वीप के समूह है, रिचीज आर्किपेलागो एंड लैब्रिंथ आइलैंड। बैरन आइलैंड जो है भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है, जीवंत ज्वालामुखी है, जो नॉर्थ अंडमान में मिलेगा, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? 14 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेकर 92 डिग्री ईस्ट से लेकर 92 डिग्री 94 से 92 डिग्री ईस्ट। आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो पहला ही करेक्ट है, क्योंकि ये जो है आपको उल्टे दे रखे हैं, ये 6 से 14 और 92 से 94 होना चाहिए। अगला देख लेते हैं, अरेबियन आइलैंड में जो आइलैंड्स हैं उनके बारे में आपको बताना है कि यहाँ पे लक्षद्वीप, मिनिकॉय, माउंट कोयोब आइलैंड स्थित है, जिसमें से मिनिकॉय सबसे बड़ा है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि इनकी जो लॉन्गिट्यूड है वो 8 से 12 डिग्री नॉर्थ और 71 से 74 डिग्री ईस्ट में है। उसके बाद अरेबियन सी में 11 डिग्री का जो चैनल है, इस तरीके से चैनल बने हुए हैं, वो डिवाइड करता है नॉर्थ में कन्नौर आइलैंड को, और साउथ में उसके हैं एमिनी आइलैंड। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो इसमें से केवल बी करेक्ट है, क्योंकि आपको नॉर्थ में मिलेगा एमिनी आइलैंड और कन्नौर मिलेगा आपको साउथ में। और माउंट कायोब जो है खुद एक आइलैंड नहीं है, ये एक पर्वत चोटी है। ठीक है, बाकी इसमें से सब ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहे करेक्ट सही आपको बताना है कि जो ड्रेनेज पैटर्न है, यानी कि अपवाह जो प्रतिरूप है पेड़ का ड्रेनेज पैटर्न है, जो डेंड्रिटिक है, वो अमरकंटक से निकलती हुई नदियाँ बनाती हैं। और उसके बाद जब एक नदी किसी पर्वत से निकल के चारों तरफ बहती है उसको हम रेडियल यानी कि आर्य प्रतिरूप बोलते हैं, और नॉर्दर्न प्लेन्स में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसका आंसर डी नॉट करेक्ट, क्योंकि जो रेडियल है वो आपको अमरकंटक में मिलेगा और डेंड्रिटिक आपको नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलेगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है गलत जो है, आपको बताना है कि जो ट्रेलिस पैटर्न है वो जियोलॉजिकल टाइम पीरियड जो है आपका जालीनुमा जो अपवाह प्रतिरूप है वो भूवैज्ञानिक समयावधि और चट्टानों की प्रकृति, स्ट्रक्चर या टोपोग्राफी पर डिपेंड करता है। फ्लो ऑफ वाटर अगर हम देखें, एक वेल डिफाइंड चैनल से अगर जल प्रवाह हो रहा है तो उसको ड्रेनेज बोलते हैं, और ऐसे नेटवर्क को, ऐसी तंत्रिका को मिला दें तो ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। और एक रिवर और उस जहाँ से भी पानी कलेक्ट करती है उसको हम कैचमेंट एरिया बोलते हैं। आपको बताना कौन सा इसमें से ठीक है। तो इसमें से केवल पहला ठीक है, ए इसका ठीक है। ट्रेलिस पैटर्न क्या होता है कि जब नदी की जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो पैरेलली बहती है और उनकी जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो राइट एंगल पे काटती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो वेल डिफाइंड चैनल है
माफ कीजिएगा, इसमें नॉट करेक्ट पूछा हुआ था, इसलिए नॉट करेक्ट जो है वो ए हो जाएगा, क्योंकि ट्रेलिस जो है ये जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, स्ट्रक्चर ऑफ रॉक, टोपोग्राफी, अमाउंट फ्लोइंग, पीरियोडिसिटी ऑफ फ्लो, इस पे डिपेंड नहीं करता। ये जो चीज़ें डिसाइड करती हैं वो ड्रेनेज पैटर्न को डिसाइड करती हैं, ठीक है। ट्रेलिस पैटर्न तो क्या होता है, बेसिकली एक नदी है, उसकी प्राइमरी ट्रिब्यूटरी बह रही है और जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी है उसको राइट एंगल पे कट करेगी, उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है करेक्ट ऑप्शन, यानी कि जो बाउंड्री सेपरेट करती है एक ड्रेनेज को दूसरे ड्रेनेज से, उसको वाटरशेड बोलते हैं। और जो कैचमेंट है रिवर का, लार्ज बड़ी रिवर्स का, उसको हम वाटरशेड बोलते हैं, और स्मॉल वाली को हम रिवर बेसिन बोलते हैं। बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो इसमें से सिर्फ पहला करेक्ट है। क्यों? क्योंकि कैचमेंट बड़ी नदियों के हम रिवर बेसिन को बोलते हैं, और स्मॉल वाले के लिए वाटरशेड यूज करते हैं। नेक्स्ट आपसे गलत विकल्प पूछ रहा है कि अगर हम टोटल भारतीय अपवाद क्षेत्र देखें, ड्रेनेज पूरे देखें, इंडस, नर्मदा, तापी, माही और पेरियार का, वो बे ऑफ बंगाल में पानी निकालती हैं अपना, और वो 77% अकाउंट करती हैं, और जो 23% है वो आपको गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा देती हैं, और जो कि अरेबियन सी में। तो ये नॉट करेक्ट, दोनों ही नॉट करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ और जो जहाँ पे वो पानी निकालती हैं वो गलत तरीके से मैच किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपसे, अगर हम वाटरशेड की साइज़ के हिसाब से डिवाइड करें तो मेजर रिवर बेसिन वो होते हैं जिसमें से 20,000 जो स्क्वायर किलोमीटर उसका कैचमेंट एरिया होता है, ऐसे 14 है हमारे पास। मध्य यानी कि मीडियम वाले वो होते हैं जिनका जो कैचमेंट एरिया है वो 2,000 से 20,000 के बीच में होता है, और ऐसे 24 है हमारे पास। और माइनर यानी कि लघु वो होते हैं जिनका 2,000 से कम है। देखिए ड्रेनेज बेसिन क्या है कि नदियाँ जहाँ से भी पानी निकाल, अब बारिश का पानी है, ग्लेशियर का पानी है, किसी का भी पानी, जहाँ से भी वो पानी ले रही है उस पूरे एरिया को हम क्या बोलेंगे, कैचमेंट एरिया। कैच कर रही है वहाँ से पानी। तो आप बताइए इसमें से कौन सा आपको ठीक आप बताना था इसमें। तो इसमें पहला ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मीडियम वाले 24 नहीं 44 है, और जो माइनर वाले हैं उनकी तो संख्या हमें पता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट, यानी कि जो गलत है वो आपको बताना है कि हिमालयन रिवर सिस्टम जो है बहते हुए बहुत ही बड़े खड्ड बनाती हैं इरोजनल एक्टिविटी की वजह से, और साथ में हिमालय जो है वो अपलिफ्ट भी हो रहे हैं, उनके द्वारा निर्मित भी साथ साथ उनका अपर्दन भी हो रहा है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है हिमालय ड्रेनेज सिस्टम जो है वी शेप वैलीज, रैपिड और वाटरफॉल भी देखने को यहाँ पे हमें मिलता है। तो इसमें से नॉट करेक्ट आपसे पूछना था, तो ये दोनों ही ठीक है। नॉट, ये आपको हिमालयन रिवर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि कौन सी नदी है जो बार बार अपना जो है कोर्स है वो चेंज कर लेती है प्लेन्स में आके, और वो ब्लॉक हो जाती है, और कॉन्सिक्वेंटली अपना जो रिवर है वो जो है उसे चेंज कर लेती है कोर्स को। तो ये कोसी नदी है, इसको सौर ऑफ बिहार भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें बार बार हर साल बाढ़ आती रहती है। नेक्स्ट आपसे करेक्ट सही विकल्प चुनने के लिए बोल रहा है कि अगर हम टोटल लेंथ देखें सिंधु की तो वो 2280 किलोमीटर, जिसमें से 1241 इंडिया में बहती है। और इंडस जो देखें अगर हम ईस्टर्न मोस्ट है, यानी कि सबसे पूर्व में जो है वो हिमालयन रिवर है इंडस। और बांग्लादेश को जो है किम्बी सिंघी कम्बन बोला जाता है, लायंस माउथ, इसको बांग्लादेश में बोला जाता है, ठीक है। आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट था। तो इसमें कोई भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो टोटल लेंथ है वो 2280 नहीं है, 2880 है, और भारत में 1114 है, और इंडस जो है वेस्टर्न मोस्ट नदी है उसकी, हिमालयन सिस्टम की। नेक्स्ट आपसे गलत विकल्प चुनने के लिए बोल रहा है, पूछ रहा है कि जो पंचनाद है वो किस लिए बोला गया है, कौन सी 5 नदियां हैं उसमें, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और तप्ती। और झेलम रिवर है वो वेरीनाग से निकलती है काराकोरम रेंज में, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न यानी कि उत्तर पूर्वी भाग में है, वैली ऑफ कश्मीर के। आपको बताना कौन सा करेक्ट नहीं है। तो दोनों ही करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तप्ती नहीं है, यहाँ पे झेलम है, ठीक है। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, और ये आपको काराकोरम से नहीं मिलेगा, ये आपको पीर पंजाल से मिलेगा, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉट करेक्ट यानी कि जो सही नहीं है वो आपको बताना। तो चिनाब जो है इंडस की सबसे बड़ी सहायक नदी है। रावी जो है वो चंद्रा और भागा के मिलने से बनती है। ब्यास जो है वो काटी और लारगी नाम से जो है जॉर्जस बनाती है धौलाधर रेंजेस में। और सतलुज जो है वो राकसताल मानसरोवर से निकलती है, और उसको लांचन खम्बन बोलते हैं। आपको नॉट करेक्ट बताना था, तो बी हो जाएगा, क्योंकि रावी नहीं बनती है, चंद्रभागा या चिनाब जो नदी है वही बनती है चंद्रा और भागा के मिलने से। नॉट करेक्ट, आपको सही विकल्प नहीं चुनना है। बताना है कि जो एक एरिया है ड्रेन करती है रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरीज के साथ, उसको हम अपवाद द्रोणी यानी कि ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। गांधी सागर डैम आपको राजस्थान में चंबल रिवर पे मिलेगा। यमुना नदी जो है ईस्टर्न मोस्ट यानी कि सबसे पूर्वी ट्रिब्यूटरी है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। और बराकर रिवर जो है वो मेन ट्रिब्यूटरी है दामोदर रिवर की। नॉट करेक्ट आपको बताना है। तो यमुना जो है ईस्टर्न मोस्ट नहीं है, वेस्टर्न मोस्ट है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि कौन सी एक रिवर है जो मिलान ग्लेशियर से निकलती है नेपाल हिमालयज में, जहाँ पे उसको गोरी गंगा भी बोलते हैं, बाद में उसको काली चौक भी बोलते हैं इंडो नेपाल बॉर्डर पे। तो ये शारदा रिवर है, इसको हम सरयू भी बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉट करेक्ट यानी गलत विकल्प आपको चुनना है। पूछ रहा है कि अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते से घटते क्रम में अगर हम लगाएं
जो वेस्ट फ्लोइंग यानी कि पश्चिम की तरफ बहती हुई नदियां हैं तो उनका जो कैचमेंट एरिया वो कंपेयर करना है यहाँ पे। तो सबसे बड़ा माही का है, फिर काली का, फिर पेरियार का, फिर भरतपूजा का, फिर साबरमती का। और नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स को लगाएं तो सबसे बड़ा जो है पेन्नार का, फिर ब्रह्मानी का, फिर सुवर्णरेखा, फिर पलार और फिर बैतरानी का। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से नॉट करेक्ट है। तो इसमें से पहला जो है नॉट करेक्ट है, क्योंकि सबसे बड़ा आपको माही का मिलेगा, फिर आपको साबरमती का मिलेगा, फिर आपको भरतपूजा का मिलेगा, फिर आपको पेरियार का मिलेगा और उसके बाद लास्ट में आपको काली का मिलेगा। ठीक है, तो इसमें नॉट करेक्ट पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रेडिशनल जो इंडियन सीजन है उनको बताना है कि जो बसंत ऋतु है वो सितंबर से अक्टूबर में आती है, शरद जो है नवंबर से दिसंबर में, हेमंत जो है मार्च से अप्रैल में और शिशिर जो है जनवरी से फरवरी में। आपको इसमें से करेक्ट बताना था। तो ये शिशिर जो है जनवरी से फरवरी में आती है, जबकि वसंत जो है मार्च से अप्रैल के बीच में आती है, शरद जो है सितंबर से अक्टूबर के बीच में आती है और हेमंत जो है नवंबर से दिसंबर के बीच में आती है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोयपन की जो क्लाइमेट की जो क्लासिफिकेशन की स्कीम है उसमें आपको बताना है कि ये जो सिंबल्स है वो किसको डिनोट करते हैं। तो कैपिटल AMW जो है वो मानसून विद शॉर्ट ड्राई सीजन को, BSHW जो है स्टेपे और सेमी एरिड को, DFC हॉट डेजर्ट को, CWC मानसून विद ड्राई विंटर को। तो आपको बताना है नॉट करेक्ट आपको बताना था। तो जो सी है वो नॉट करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो हॉट डेजर्ट है उसको BSHW रिप्रेजेंट करता है, माफ कीजिएगा BWHW। ठीक है, B कैपिटल W, H स्मॉल w डिनोट करता है। और जबकि DFC जो है ये किसको करता है? कोल्ड ह्यूमिड विंटर विद शॉर्ट समर, इसको ये डिनोट करता है। तो ये आज हमने 100 क्वेश्चन करे। आई होप ज्योग्राफी थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार आप समझ जाएंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा इसमें। आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और अगर आप हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो।